ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 171। जब गंजा आदमी के शब्द गिरे तो केवल विवान ही नहीं बल्कि जोनाथन और सान्या ने भी गंजा आदमी की ओर ऐसे देखा जैसे वे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हों। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आदमी क्या सोच रहा है। शुरुआत में विवान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे केवल खेल खेलने के बाद 500 करोड़ रुपए की पेशकश की जाएगी। ये जानना जरूरी है कि जब विवान यहाँ आया था तो उसका इरादा वास्तव में सिस्टम के कार्य को पूरा करना था। इसलिए जब उसे मिशन की पूर्ति के बारे में सिस्टम का संकेत मिला तो वह पहले से ही संतुष्ट था। लेकिन फिर भी वह यहाँ दोहरे लाभ के लिए था। इसलिए जब उसे बताया गया कि उसे वास्तव में 500 करोड़ रुपए मिलेंगे तो वह संतुष्ट था। हालांकि वह अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि गंजा आदमी ने इतनी बड़ी राशि की पेशकश क्यों की। लेकिन जब उसने सुना कि जोनाथन को वास्तव में कुछ मिलने वाला है, जबकि उसने कोर्ट में कड़ी मेहनत की थी और बमुश्किल खेल जीता था, तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच एक सहयोग, जोनाथन जिसका बैकग्राउंड अरबों रुपये का था और एक गंजा आदमी जो इतनी आसानी से 500 करोड़ रुपये नकद दे सकता था, ये कुछ छोटा नहीं था। इसलिए जोनाथन को मिलने वाला 60% हिस्सा निश्चित रूप से विवान को मिलने वाले 500 करोड़ रुपये से कहीं बड़ा था। इससे वह थोड़ा असंतुष्ट हो गया। इसी समय उसे ये भी एहसास हुआ कि जोनाथन वास्तव में इस मौके का उपयोग उसे और अधिक कमाने के लिए कर रहा था। हालांकि वह असंतुष्ट था, वह बस जोनाथन के संपर्कों का अधिक उपयोग करके इसका प्रतिकार कर सकता था। लेकिन जो व्यक्ति सभी लाभ लाया था और उसे यहाँ सबसे कम हिस्सा दिया जा रहा था, वह इस मामले को गंजा आदमी के साथ सुलझा सकता था। लेकिन उससे पहले कि वह एक शब्द कह सके, गंजा आदमी ने वास्तव में सान्या को द रोज नामक एंटरटेनमेंट कंपनी के 12% शेयर देने का फैसला किया। इससे विवान स्टन रह गया। वह अब सोच रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। ये समझ में आता था कि उसे कुछ मिलेगा क्योंकि उसने इसके लिए मेहनत की थी। जोनाथन को भी कुछ मिला था क्योंकि ये गंजा आदमी के साथ समझौते के कारण था। लेकिन सान्या के साथ ये क्या था? क्या यह आदमी उसके सामने सान्या के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था? जब उसने याद किया कि उसने देखा था कि गंजा आदमी वास्तव में सान्या और जोनाथन पर नजरें डाल रहा था, तो विवान का चेहरा तिरछा हो गया। भले ही उसने यह नहीं कहा था कि दोनों के बीच एक रिश्ता है, लेकिन यह अच्छा महसूस नहीं होता जब आप देखते हैं कि जिस लड़की को आपने अपने साथ लाया है वह किसी और आदमी द्वारा लुभाई जा रही है। कम से कम क्यों नहीं आप पहले हमारे बीच के रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी अनुमति लेते कि क्या मैं आपको कोशिश करने की अनुमति देता हूँ। लेकिन ये क्या है? आप वास्तव में मेरे सामने अपनी दौलत दिखाने और उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं, एक आदमी, अपनी गरिमा नहीं रखता? आपने मुझे कमतर आंका है। विवान ने अपने दिल में गरजते हुए सोचा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। कम से कम अगर यह आदमी वास्तव में उनकी उम्र के समूह में होता तो वह थोड़ा सहिष्णु हो सकता था। लेकिन यह आदमी पहले से ही उनकी उम्र के कई समूहों में था और वह युवा घास को खाने की कोशिश कर रहा था। और क्या ये उसे शर्मिंदा नहीं कर रहा था? उसने मेहनत करके केवल 500 करोड़ रुपए प्राप्त किए। दूसरी ओर गंजा आदमी वास्तव में सान्या को 12% शेयर देकर लुभाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये उस स्थिति के समान नहीं था जहां एक आदमी को 100 रुपये दिए जाते हैं और उसकी लड़की को एक बुगाटी में ले जाया जाता है? दूसरे शब्दों में यह ऐसा था जैसे यह आदमी कह रहा हो, आपकी इस लड़की के लिए आपका प्यार 100 रुपये से टूट सकता है, लेकिन लड़की खुद कई लाख रुपये की है। चूंकि आप गरीब हैं और लड़की की असली कीमत नहीं जानते, तो मुझे उसकी देखभाल करने दें। गंजा आदमी को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि उस पर एक ठंडी नज़र पड़ी है, और उस क्षण वह अपनी जगह पर जम गया क्योंकि उसे लगा कि वह एक शिकारी द्वारा घेर लिया गया है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सान्या और जोनाथन ने भी ये नहीं सोचा था कि गंजा आदमी इस मुद्दे पर इतना निर्णायक होगा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे दोनों विवान को यह नहीं बताएंगे कि उसने सान्या के बारे में कुछ विचार किया था। फिर भी सान्या विवान को इस बारे में नहीं बताने वाली थी। इसका कारण यह था कि वह नहीं चाहती थी कि विवान को कोई समस्या हो। उसे पता था कि गंजा आदमी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास राजधानी में अच्छी खासी प्रभाव है, बस इस तथ्य से कि वे वास्तव में अरबों रुपये के सौदों के बारे में बात कर रहे थे। अब यह आदमी अपनी गलती को सुधारने के लिए उसे द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी के 12% शेयरों की पेशकश कर रहा था। यह कोई छोटी कंपनी नहीं थी क्योंकि ये कंपनी लगभग 106 अरब रुपये की मूल्यांकन की गई थी। ये विवान की गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड से 3 गुना बड़ी थी। कंपनी के 12% शेयरों की कीमत 12.72 अरब रुपये थी। सान्या का मेहता परिवार लगभग 20 अरब रुपये का था। इसलिए
शेयर पहले से ही उसके परिवार की संपत्ति का आधा से अधिक थे। वह इस राशि से चकित थी। जोनाथन, मेरे अच्छे कजिन, तुमने वास्तव में अपने साले को दूसरे आदमी द्वारा लुभाने दिया जब मैं दूर था। तुम एक अच्छे कजिन की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो? इस क्षण, जब चुप्पी लॉकर रूम में छा गई थी, विवान की आवाज गूंज उठी। और जब वहां उपस्थित लोगों ने उसके शब्द सुने, तो वे पूरी तरह से चकित रह गए। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं क्योंकि वे विवान के शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जोनाथन इस बात से चौंक गया कि विवान को ये कैसे पता चला, और इसके अलावा विवान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह बहुत परिचित थी। ये वही मुस्कान थी जो विवान ने कार्डिनल सुप्रीम होटल की छत पर उसे पीटने के समय दिखाई थी जब उसने शरीर को मजबूत करने का समाधान लिया था। उसे पता था कि यह आदमी वास्तव में उसे पीटने का रास्ता खोज रहा था, और चूंकि वह उसके मुकाबले नहीं था, वह स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था, अन्यथा वह जल्द ही पीट दिया जाता। सानिया दूसरी ओर विवान को देखकर अपनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर रही थी। इसका कारण यह था कि विवान ने उसे जोनाथन के साले के रूप में संदर्भित किया। क्या इसका मतलब यह था कि वह वास्तव में उसे अपनी महिला मान रहा था? सानिया का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब विवान ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि वह उसकी लड़की है, तो वह खुश और नर्वस दोनों महसूस कर रही थी। इस समय वह नहीं जानती थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। दूसरी ओर, गंजा आदमी रोने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत सारे लाभ की पेशकश की थी और अब उसे बहुत कुछ सहना पड़ने वाला था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विवान को पता चले कि उसने सानिया के बारे में कुछ विचार किया था। वह उम्मीद कर रहा था कि जो मुआवजा वह दोनों को दे रहा था, वह उन्हें उसे बेनकाब न करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? उसने अभी अभी लाभ की पेशकश की थी और अब वह बेनकाब हो गया। वह वास्तव में जमीन पर बैठकर रोना चाहता था। जैसे ही विवान की नजरें उस पर और ठंडी होती गईं, गंजा आदमी पसीने में तर हो गया और वह पहले से ही कांप रहा था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे जोनाथन भी नहीं हरा सकता था और जो जेस्डा परिवार से था, तो वह वास्तव में उसे कैसे हरा सकता था? ये एक गलतफहमी थी। मैं सच में नहीं जानता था कि वह तुम्हारी महिला है। अगर मुझे पता होता, मैं निश्चित रूप से उस पर कोई कदम नहीं उठाता, गंजा आदमी ने हकलाते हुए कहा, जैसे वह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या ऐसा है? तुम ये क्यों नहीं बता सकते कि तुमने उसे इतना बड़ा शेयर क्यों दिया? विवान ने पूछा। उसकी आवाज पहले से भी ठंडी थी, और जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज और भी ठंडी होती गई। क्या बकवास! मैंने कब तुम्हारी लड़की को तुम्हारे सामने छीनने की कोशिश की? और मैंने कब तुम्हें कमतर आंका? मैं तो बस ये चाहता था कि मैं उन्हें कुछ लाभ दूं, ताकि वे तुम्हें उस बारे में न बताएं जो वहां हुआ था। विवान के शब्दों ने गंजा आदमी को यह समझा दिया कि विवान ने सोचा था कि वह सानिया को 12% शेयर देकर लुभाने की कोशिश कर रहा था। अब वह इस बात पर पछता रहा था कि उसने ये सब सार्वजनिक रूप से क्यों किया। अगर उसने ये लाभ विवान की अनुपस्थिति में दिया होता, तो जब तक वे सहमत होते कि वे उसे कुछ नहीं बताएंगे, विवान को ये कैसे पता चलता? इसके अलावा उसने पहले ही खुद से कह लिया था कि वह सानिया से जितना संभव हो सके दूर रहने की कोशिश करेगा। और हालांकि उसने उसे 12% शेयर दिए थे, वह ये सुनिश्चित करने वाला था कि जब तक वह वहां मौजूद है, वह किसी भी शेयरधारक की बैठक में शामिल नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, जब मैंने उसे शेयर दिए, तो मेरा उसकी ओर कोई इरादा नहीं था। गंजा आदमी ने समझाने की कोशिश की। अब उसके कोट के नीचे की शर्ट पहले से ही पसीने में तर हो गई थी। गंजा आदमी ने जोनाथन की ओर मदद के लिए देखा, लेकिन जब उसने देखा कि जोनाथन परेशान दिख रहा है और स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है, तो गंजा आदमी को अंततः लगा कि वह खत्म हो गया है। यहाँ तक कि जोनाथन पहले से ही परेशान था, तो वह विवान के सामने क्या कर सकता था जब वह जोनाथन के सामने एक नाकारा था। हे, तुम बहुत मजेदार हो, है ना? अगर तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उसे इतनी बड़ी मात्रा में शेयर क्यों दिए? विवान ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। मैं गंजा आदमी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास सानिया के बारे में कोई विचार नहीं था। तो वह ये कैसे समझा सकता था कि उसने वास्तव में उसे शेयर दिए ताकि वह उसे यह न बताए कि उसने जोनाथन से उसे बाहर ले जाने की अनुमति मांगी थी? यह निश्चित रूप से चीजों को पहले से भी बदतर बना देता। वह और भी गहरे संकट में पड़ जाता। देखो, तुम इसके पीछे का कारण भी नहीं बता सकते। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या तुम उसे शेयर दे रहे थे ताकि तुम्हारे लिए भविष्य में उससे मिलना आसान हो जाए, है ना? विवान ने अनुमान लगाया। इस बार केवल गंजा आदमी ही नहीं, बल्कि जोनाथन और सानिया ने भी यही सोचा और विवान की ओर देखा। अरे, तुम्हारी कल्पना क्या है? ये तो बहुत समृद्ध है। देखो, तुम इसके पीछे का कारण भी नहीं बता सकते।
मुझे अनुमान लगाने दो, तुम उसे शेयर दे रहे थे ताकि भविष्य में उससे मिलना आसान हो, है ना? जैक ने अनुमान लगाया। इस बार केवल बल्डी ही नहीं बल्कि जोनाथन और सान्या ने भी उसी सोच के साथ जैक की ओर देखा। अरे, तुम्हारी कल्पना कितनी समृद्ध है जैक। यह आदमी उसे शेयर दे रहा था क्योंकि वह उसके बारे में कुछ विचार रखने के लिए माफी मांग रहा था। इस समय जोनाथन ने बल्डी की मदद करने का फैसला किया। जब तक जैक को यह यकीन दिला दिया जाए कि वह उन्हें निशाना नहीं बनाएगा, वह पिटाई से बच जाएगा। क्या ऐसा है? जैक ने संदेह से पूछा। क्या ये सान्या के लिए माफी का मुआवजा है? हाँ हाँ, बल्डी ने जल्दी से सिर हिलाया। चूंकि जैक पहले से ही जानता था कि उसने सान्या के प्रति कुछ विचार रखे थे, वह इस मौके का उपयोग माफी मांगने के लिए कर सकता था। मुझे सच में नहीं पता था कि वह तुम्हारी लड़की है। जब मुझे बताया गया कि वह किसी के साथ है, तो मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और उसे शेयर देकर मुआवजा देने का फैसला किया। यही मेरे पास है और यही मैंने पेश किया, बल्डी ने समझाया। जैक ने सान्या की ओर देखा और पूछा, सान्या, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुआवजा पर्याप्त है? अगर नहीं, तो मैं उसे और अधिक पेश करने के लिए कहूंगा। सान्या, जो अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी, अंततः वास्तविकता में वापस आई और जल्दी से जवाब दिया, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। हालांकि उसने बल्डी से शेयर बढ़ाने का इरादा किया था, लेकिन बल्डी की नज़रें देखकर उसने इसे वैसे ही लेने का फैसला किया। हाँ, हालांकि उसे पता था कि उसके हाथ में 12% शेयरों का मूल्य उसके परिवार की संपत्ति का आधा है, वह बल्डी जैसे लंपट व्यक्ति के लिए आसान रास्ता नहीं देना चाहती थी। लेकिन ये सोचकर कि अगर उसने और मांगा तो बल्डी को कोने में धकेल दिया जाएगा, जिससे वह जैक के साथ लड़ाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसने तय किया कि यह बस पर्याप्त है। किसी भी मामले में वह शेयर जैक को सौंपने वाली थी। उसका सोचने का तरीका सरल था, उसने शेयर जैक के साथ अपने रिश्ते के कारण प्राप्त किए थे। अगर वह जैक से पहले की तरह होती, तो मुआवजे की बात तो दूर, शायद यह आदमी कॉलिंस की तरह उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता। इसलिए उसके लिए यह सही था कि वह शेयर जैक को सौंप दे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि जैक वास्तव में कितना अमीर है, कम से कम उसे ऐसा लगा कि उसके लिए ये बुरा नहीं होगा कि वह अपनी पहले से मौजूद संपत्ति में और जोड़ दे। चूंकि उसने सहमति दे दी है, मैं चीजों को वैसे ही छोड़ दूंगा। जब तक तुम उसके प्रति कुछ अजीब विचार नहीं रखते, मैं इस मामले का पीछा नहीं करूंगा। जैक ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। बल्डी ने तुरंत सहमति दी। हालांकि उसने बहुत कुछ खो दिया था, उसे पता था कि उसने बहुत कुछ भी बचा लिया है। अगर जैक ने उसके व्यवसाय पर हमला करने का फैसला किया, तो वह बहु करोड़ का प्रोजेक्ट भी खो सकता था। इस मामले को सुलझाने के बाद जैक ने सान्या की ओर देखा और कहा, चलो, अब लगभग 5 बज रहे हैं, हमारे पास शहर में घूमने के लिए कुछ घंटे हैं। सान्या ने सिर हिलाया और जैक के पास खड़ी हो गई। जैक ने जोनाथन की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हो? तुम यहाँ रहोगे और तुम्हारा बल्डी के साथ एक डील पूरा करने का काम है। जब तुम बाहर जाकर मजे कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं? जोनाथन ने तिरछी नज़र से कहा। वह जैक का अधीनस्थ नहीं था। आखिरकार, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी सास के प्रति किसी के विचार रखने के लिए नहीं छोड़ा जब वह तुम्हारी देखरेख में थी। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर दूंगा। पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट मेरी सास के लिए लाया जाएगा ताकि वह इसे साइन कर सके। जोनाथन ने हंसते हुए तुरंत सहमति दी। यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि जैक उसे आसानी से यहाँ से बाहर निकाल सकता था। लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, उसने जैक और सान्या को प्रक्रियाओं को संभालने में मदद करने का फैसला किया। वह यहाँ कम से कम 1 घंटे के लिए रहने वाला था ताकि वह बल्डी के साथ सहयोग पूरा कर सके। जोनाथन की सहमति के साथ जैक ने सान्या का हाथ थाम लिया और वे लॉकर रूम से बाहर निकल गए। उन्हें एक साथ कुछ समय बिताना था। जैक के जाने के बाद बल्डी रोने ही वाला था। उसने सभी लाभ दिए ताकि जैक को ये न पता चले कि क्या हुआ। अंत में जैक को फिर भी सब कुछ पता चला और वह उन लाभों को वापस नहीं ले सकता था। लाभों का कारण बदल गया था, जो पहले केवल जानकारी को दबाने के लिए थे, अब उसके कार्यों के लिए मुआवजे में बदल गए थे। वह क्या कर सकता था? जब वे पार्किंग लॉट में पहुंचे, जैक ने देखा कि सान्या उसे अजीब नजरों से देख रही है। जैक पहले से ही जानता था कि वह क्यों देख रही है, इसलिए उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मेरी लड़की नहीं बनना चाहती? सान्या और भी लाल हो गई। उसने सिर हिलाया, फिर सिर झुकाया, केवल फिर से सिर हिलाने के लिए। वह इस समय उलझन में थी क्योंकि वह ये समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ क्या करना है। जैक ने उसे सीधे ये नहीं कहा कि वह उससे प्यार करता है। इसके बजाय उसने बस पूछा कि क्या वह उसकी लड़की बनना चाहती है।
इसलिए उसे यकीन नहीं था कि क्या ये सच है कि वह उसे अपना आदमी बनाना चाहता है या वह बस उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे इस पर क्या जवाब देना है, ये समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर हिलाकर ये कह सकती थी कि यह सच है कि वह उसे अपना आदमी बनाना चाहती है, लेकिन ये जैक के सवाल का सही जवाब नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वह जैक के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही है, और सिर झुकाने का मतलब होगा कि वह उसकी सहमति दे रही है। एक पल बाद उसने सोचा कि वह शायद उसे गलत समझेगा, इसलिए उसने सिर हिलाया। उस लड़की को देखकर जो ये तय नहीं कर पा रही थी, जैक ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को चिढ़ाया। तुम देखो, तुम ये तय नहीं कर पा रही हो। खैर, मैं तुम्हारे लिए इसे तय कर दूंगा। आज से तुम मेरी लड़की हो, जैक ने घोषणा की। आह, तुम क्या कर रहे हो? सान्या ने जैक के कार्यों पर आश्चर्य से चिल्लाई। सान्या के प्रतिक्रिया करने से पहले जैक ने उसे राजकुमारी की तरह उठाया और दूर खड़ी कार की ओर बढ़ा। चूंकि अरेना को दोनों गुटों द्वारा मैच के लिए बुक किया गया था, पार्किंग लॉट में बहुत कम कारें थीं, क्योंकि इस दिन केवल कुछ लोग यहां आए थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तुम्हें बस मुझे दिशा दिखानी है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। इसलिए तुम बस आराम करो और सोचो कि हम दिन का बाकी समय कहां बिताना चाहते हैं, जैक ने कहा जब वे कार की ओर बढ़ रहे थे। सान्या ने सिर हिलाया। हालांकि वह इस समय शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में वास्तव में खुशी थी। जैक के साथ इतना खुला होना। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि वह उससे प्यार करता है। शब्दों की क्या जरूरत है जब क्रियाएं शब्दों से अधिक बोलती हैं। जब वह कार के सामने पहुंचे, जैक ने दरवाजा खोला और धीरे से सान्या को अंदर बिठाया। फिर वह चारों ओर घूमकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और अरेना से बाहर निकल गया। जैसे ही वे अरेना से निकले, जैक ने महसूस किया कि सान्या उसे उसी तरह देख रही है जैसे वह उसे ड्राइव करते समय देख रहा था। इसके जवाब में उसने बस मुस्कुराया और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह देखकर कि वह उसे बताने का कोई इरादा नहीं रखती, जैक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? हाँ, सान्या ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। केवल जैक की चंचल मुस्कान देखकर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसके साथ मजाक कर रहा है। हन्फ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, उसने नाक भौंकते हुए कहा और साइड की ओर देखने लगी। हाँ, बस इसे स्वीकार करो, मेरी हैंडसमनेस ने तुम्हारा दिल जीत लिया, है ना? जैक ने गर्व से पूछा। देखकर कि सान्या उसे अनदेखा करती रही, जैक गंभीर होकर पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं मेरी प्रिय? जैसे ही जैक ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, सान्या ने जवाब देने की इच्छा की, क्योंकि उसके मन में एक जगह थी। लेकिन जब उसने उसे अपनी प्रिय के रूप में संबोधित किया तो वह खुश हो गई। इसलिए उसने पहले जो सोचा था उसे छोड़कर अब वह उसे वहां ले जाने का फैसला किया। मैं तुम्हें दिशा दूंगी, सान्या ने उत्साह से कहा। अचानक बदलाव ने जैक को चौंका दिया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उस दिशा का पालन किया जिसे वह इशारा कर रही थी। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? जैक ने ड्राइव करते हुए पूछा। बस दिशा का पालन करो और तुम देखोगे। ये वह जगह थी जहां मैं तुम्हें एक और समय पर लाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है और अब तुम्हें वहां ले जा रही हूं, सान्या ने रहस्यमय तरीके से कहा। चूंकि वह जानना चाहता था कि सान्या उसे कहां ले जाने के लिए उत्सुक है, जैक ने तेजी से गाड़ी चलाई। लेकिन निश्चित रूप से उसने ट्रैफिक नियमों का पालन किया। ये बस इतना था कि वह ओवरटेक कर रहा था और मोड़ ले रहा था जिस तरह से सान्या और अन्य ड्राइवरों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था जब उसने जैक को इस तरह ड्राइव करते देखा। सान्या डर गई। उसने कभी भी ऐसी कार में सफर नहीं किया था जो इस तरह चल रही हो। जैक, सावधान रहो, हम एक शहर में हैं और यहाँ सड़क पर कई कारें हैं, सान्या ने चिंतित होकर चेतावनी दी। चिंता मत करो, जब तुम मेरे साथ हो तो मैं ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हारी जान को खतरे में डाले, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर सान्या का दिल शांत हो गया। उसने जैक पर बहुत भरोसा किया और उसके शब्दों पर विश्वास किया। इसलिए एक पल में वह घबराने से आनंद लेने लगी कि कभी कभी वह जैक को बताना भी भूल गई कि उसे कहाँ मुड़ना है। लगभग 1 घंटे बाद दोनों एक झील के सामने पहुंचे। ये झील भी शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी और यहाँ का दृश्य इतना अच्छा था, ये किसी के लिए आराम करने के लिए एक अच्छा स्थान था। लगभग 1 घंटे बाद दोनों एक झील के सामने पहुंचे। ये झील भी शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी और यहाँ का दृश्य इतना अच्छा था कि ये किसी के लिए आराम करने के लिए एक अच्छा स्थान था। अब लगभग 6 बज रहे थे और विवान देख सकता था कि झील में कई नावें थीं। ये लोग सभी यहाँ आनंद लेने के लिए आए थे। यहाँ के माहौल को पढ़ते हुए विवान ने सान्या की ओर देखा और पाया कि वह उसे देख भी नहीं रही थी। इसके बजाय वह साइड में देखने का नाटक कर रही थी। लेकिन विवान देख सकता था कि वह एक विशेष जोड़े को चुपके से देख रही थी।
अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए विवान ने कहा, क्या तुम दूसरों से जलन महसूस कर रही हो? आह, नहीं, मैं क्यों जलन महसूस करूंगी? सान्या विवान के सवाल से हैरान हुई। फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया। और जब तुम उन्हें देख रही हो तो तुम जलन क्यों नहीं महसूस कर रही? विवान ने उस जोड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा जिसे सान्या देख रही थी। ये दोनों जोड़े एक दूसरे को गले लगा रहे थे और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। ये स्पष्ट था कि ये दोनों प्यार में थे और एक दूसरे से वादे कर रहे थे। नहीं, मैं जलन महसूस नहीं कर रही थी। सान्या ने इनकार में सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें जलन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। तुम चाहती थी कि हम यहाँ आएं और अकेले समय बिताएं, है ना? विवान ने कार पार्क करते हुए पूछा। सान्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कार पार्क करने के बाद विवान बाहर निकला और एक सज्जन की तरह सान्या के लिए दरवाजा खोला। फिर उसने उसका हाथ थाम लिया और पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये विवान के लिए एक नया स्थान था और वह इसके बारे में परिचित नहीं था। इसलिए उसे सान्या पर निर्भर रहना होगा कि वह उसे चारों ओर ले जाए। झील के केंद्र में सान्या ने विवान के हाथ को मजबूती से पकड़ा। उसके दिल की धड़कन खुशी से तेज हो गई थी। उसने विवान को झील के किनारे की ओर खींचा, जहां कई छोटी नावें लंगर डाले हुए थीं। हालांकि अंधेरा हो रहा था, विवान फिर भी उसका अनुसरण कर रहा था। शायद वहां कुछ ऐसा था जो उन्हें अंधेरे में देखना था। जब वे नावों के पास पहुंचे तो उन्होंने उनमें से एक ली। जो नाव उन्होंने ली वह 3 लोगों के लिए थी। विवान ने तुरंत एकल पत्ते की पैडल उठाए और नाव को झील के केंद्र की ओर बढ़ाना शुरू किया। चूंकि वह काफी मजबूत था, हालांकि नाव को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी, विवान अकेले ही इसे चला सकता था। जैसे जैसे वे जमीन से दूर जा रहे थे, सान्या ने भावुक होकर साइड किया। वह हमेशा से इस पल का सपना देख रही थी, जब से उसने अपने दिल में ये स्वीकार किया था कि वह विवान से प्यार करती है। और जब वह हर्ष और उसके गुंडों द्वारा अपहरण की गई थी, तब वह रात की भावनाएं और भी मजबूत हो गई थीं। तुम किस बारे में साई कर रही हो? विवान ने सान्या से पूछा, जो उसके सामने बैठी थी। विवान, धन्यवाद, सान्या ने ईमानदारी से कहा। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रही हो? विवान ने उलझन में पूछा। उसे समझ नहीं आया कि उसे धन्यवाद क्यों देना चाहिए। विवान, सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसी होती। मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और तुमने मुझे उन्हें हल करने में मदद की। सान्या ने कहा, उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। जब मैंने अपने दोस्त हुआ के लिए जो कंपनी शुरू की थी, तब जब कुछ गुंडों ने उसका सामना किया, तुम आए और इसे सुलझाया। फिर मैं भाग्यशाली थी कि जब मेरा अपहरण हुआ, तुम मेरे साथ थे। अंत में तुमने मुझे फिर से बचाया। जब हम वोलेन शहर में थे, हर्ष और उसके गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया। अगर तुमने श्रेयंका से मुझे नजर रखने के लिए नहीं कहा होता, तो मैं आज जैसी नहीं होती। सान्या ने आगे कहा, और इस पूरे समय मैंने तुम्हारे प्रति अपनी सराहना दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं दिया या किया। इसलिए विवान, हालांकि यह सच है कि मैंने ये तुम्हारे कारण प्राप्त किया, मैं चाहती हूं कि तुम वह शेयर स्वीकार करो जो मुझे बल्डी ने दिए थे। सान्या ने कहा। सान्या की आंखों से आंसू गिरने की धमकी देख विवान ने माथा सिकोड़ लिया। उसने देखा कि वे पहले से ही किनारे से दूर थे, इसलिए उसने पैडल नीचे रखा और सान्या के करीब आया। उसने उसके गालों को थाम लिया और धीरे से गिरने वाले आंसुओं को पोंछ दिया। उसने उसकी हरी आंखों में देखा और कहा, तुम जानती हो, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं वहां था और मैं कर सकता था। इसलिए तुम्हें मेरे लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि तुम मेरी लड़की बनो। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? जैसे ही सान्या ने विवान की आंखों में देखा और उसमें देखी जा रही भावनाओं को पढ़ा, वह प्रभावित हुई। वह विवान की बाहों में गिर गई और उसे मजबूती से गले लगा लिया। विवान के हाथ उसके छोटे शरीर के चारों ओर लिपट गए और उसने उसके बालों को सहलाना शुरू किया। सान्या उसके गले में 5 मिनट से अधिक समय तक रही और विवान के अनुरोध का जवाब दिया। विवान, मैं तुम्हारी लड़की बनने के लिए सहमत हूँ। विवान मुस्कुराया। हालांकि उसने पहले लिफाफा खोलने की योजना बनाई थी, उसने अपना मन बदल लिया। जब वह वापस लौटेगा तो वह इसे खोलेगा। चूंकि वह हमेशा इसे अपने साथ ले जाता था, उसने इसे कार्डिनल सुप्रीम होटल में छोड़ दिया था। वह इसे आज रात खोल सकता है जब वह वापस आएगा। इसलिए भले ही उसकी मां के पास कुछ विचार हों, वह इसे खोलने के बाद इंतजार कर सकता है। ये देखना कि क्या वह सामग्री पढ़ने के बाद अपना मन बदलेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि वहां क्या जानकारी है। ठीक है, चलो आज बाहर आने का कारण प्रभावित न करें। क्या हम आनंद लेने के लिए बाहर नहीं आए हैं? तो चलो झील के केंद्र की ओर चलते हैं, विवान ने कहा। सान्या ने सिर हिलाया और फिर विवान की बाहों से बाहर निकल गई।
फिर उसने देखा कि विवान ने पैडलिंग शुरू कर दी और वे झील के केंद्र की ओर बढ़ने लगे, जहां एक रेस्तरां था। झील खुद इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए विवान और अन्य जो इस तरह की नाव का उपयोग कर रहे थे वहां पहुंचने में आसानी से सक्षम थे। और जो लोग नाव नहीं चला सकते थे वे मोटरबोट का उपयोग करते थे, जिसमें कोई था जो उन्हें वहां ले जाने का काम करता था। विवान उस नाव को चुन सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जब वे यहाँ एक साथ समय बिताने के लिए बाहर आए हों तो उनके साथ कोई और आदमी हो। विवान, क्या तुम शेयर स्वीकार करोगे? हालांकि सान्या को यह नहीं पता था कि विवान कितना अमीर है, वह बस उसे धन्यवाद देना चाहती थी। हालांकि वह अब उसकी लड़की थी, ये सच था कि जब उसने उसकी मदद की थी तब वह उसकी लड़की नहीं थी और उसके मदद लेने का कोई अधिकार नहीं था। क्यों, ये तुम्हारे हैं, विवान ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन मैंने ये केवल तुम्हारी उपस्थिति के कारण प्राप्त किए। अगर तुम वहां नहीं होते तो शेयर तो छोड़ो, मैं तो शायद फायदा उठाने का शिकार हो जाती। सान्या ने कहा, अगर मैं वहां नहीं होता तो तुमने वह अनुभव नहीं किया होता। आखिरकार मेरे बिना वहां जाने का तुम्हारा क्या कारण था? इसके अलावा ये तुम्हें मिला मुआवजा है, ये तुम्हारा हक था, और अगर तुमने कहा होता कि ये पर्याप्त नहीं है तो मैं उसे और अधिक देने के लिए कहता। विवान ने कहा। देखकर कि विवान इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखता, सान्या केवल समझौता कर सकती थी। ठीक है, मैं इन शेयरों का ध्यान रखूंगी, अगर तुम इन्हें चाहोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, सान्या ने दृढ़ता से कहा। ये देखकर विवान ने केवल सिर हिलाया। ठीक है। हालांकि विवान ने स्वीकार किया, उसके मन में ये सोच रहा था, तुमसे शेयर लेने के बजाय शायद मैं तुम्हें पूरी कंपनी हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। इस तरह मैं उस गंजे लंपट को तुमसे दूर कर सकता हूँ। ये वह योजना थी जो उसने विकसित की थी। हालांकि ये तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हो जाता और जीवीएसएल से संबंधित मुद्दे को समाप्त नहीं कर लेता। कुछ समय बाद दोनों एक रेस्तरां के सामने पहुंचे जो झील के केंद्र में बना था। विवान देख सकता था कि रेस्तरां की नींव कंक्रीट के खंभों से बनी थी, और वह सुनिश्चित था कि ये खंभे जो झील के तल से उठ रहे थे स्टील से मजबूत किए गए थे, अन्यथा वे पानी के दबाव के कारण गिर जाते। जहां तक रेस्तरां के शरीर की बात है, ये लकड़ी से बना था। लकड़ी के प्रकार के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। प्रवेश द्वार पर दरवाजे के ऊपर एक पट्टिका थी जिस पर रेस्तरां का नाम लिखा था, कपल्स पैराडाइस रेस्तरां। हाँ, क्या ये वही जगह है जहां तुम आज से पहले मेरे साथ आने की उम्मीद कर रही थी? विवान ने नाम पढ़ते हुए पूछा। सान्या लाल हो गई और फिर उसने सिर हिलाया। ये वास्तव में वही था जो उसने करतू शहर में विवान के साथ आने के बाद से सोचा था। लगता है तुम्हारा सपना पूरा हो गया, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर सान्या ने उसके कमर को चुटकी ली। विवान हंस पड़ा। आखिरकार उसने उसे चुटकी लेने के लिए नाव के सामने से पूरी तरह से हिलकर आना पड़ा। लड़कियां कितनी अजीब होती हैं। विवान देख सकता था कि वहां पहले से ही एक समूह मौजूद था। अब लगभग 6 बज रहे थे और ज्यादातर लोग काम से आ रहे थे, इसलिए ये समझ में आता था कि यहाँ कई लोग अपने खाने के लिए आ रहे थे। नाव को मेहमानों का स्वागत करने वाले लोगों को सौंपने के बाद विवान और सान्या रेस्तरां में प्रवेश कर गए। ये बड़ा था और विवान देख सकता था कि ग्राउंड फ्लोर पर 100 से अधिक टेबल थीं। ये टेबल केवल अधिकतम 2 लोगों को आराम से बैठा सकती थीं। यहाँ 4 मंजिलें थीं और विवान और सान्या सबसे ऊपरी मंजिल पर गए जहाँ निजी कमरे थे। तो आज हम क्या खाने वाले हैं? विवान ने वेटर द्वारा उन्हें दिए गए मेन्यू को देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर दूंगी, सान्या ने कहा और फिर ऑर्डर देना शुरू किया। पर्यावरण के कारण यहाँ के व्यंजन मुख्य रूप से समुद्री भोजन थे, लेकिन उनमें से कुछ ताजे पानी की झील से आए थे जो रेस्तरां के नीचे थी। डिशें एक के बाद एक परोसी गईं। समुद्री भोजन से आने वाली खुशबू इतनी आकर्षक थी कि विवान ने निगल लिया। हालांकि अब तक वह उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजनों का आदी हो चुका था, लेकिन उसने समुद्री भोजन का कम ही सेवन किया था। सान्या समुद्री भोजन ऑर्डर करने में अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसने जो अधिकांश व्यंजन ऑर्डर किए थे वे सभी विवान की भूख को शांत करने के लिए थे। हालांकि उसने सान्या के साथ बाहर रहते हुए बहुत सारे जंक फूड खाए थे, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही खाया था। इसके अलावा उसे आखिरी बार खाए हुए कुछ घंटे हो चुके थे। उसके शरीर में सुधार के साथ साथ उसकी भूख भी बढ़ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे लगता था कि उसे इस बारे में सिस्टम से पूछना पड़ेगा जब वह वापस लौटेगा। दोनों ने खाना शुरू किया। विवान कभी कभी सान्या को खिलाता, और चूंकि निजी कमरे में केवल वे दोनों थे, सान्या ने मुस्कुराते हुए विवान के इस व्यवहार को स्वीकार किया। इसके बदले उसने उसे कुछ व्यंजनों में मदद की जिन्हें वह नहीं जानता था, क्योंकि यह उसका पहला अनुभव था।
सान्या विवान के साथ इंचोएट शहर में 1 सप्ताह से अधिक समय से थी और उसे उसकी भूख के बारे में पता था। इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि उसके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया जाए। जब वे खा रहे थे, वे खिड़की से बाहर देख रहे थे। चूंकि अभी भी गर्मी का मौसम था, रात हमेशा थोड़ी देर से आती थी। हालांकि सूरज पहले ही डूब चुका था और अंधेरा आसमान को ढकने लगा था। इसी समय विवान को एहसास हुआ कि सान्या उसे यहाँ क्यों लाई थी। ये केवल झील से रेस्तरां में आने वाली ठंडी हवा के कारण नहीं था। ये तब था जब अंधेरा छा गया था। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो दोनों बस खिड़की की ओर बढ़ गए और रात के अंधेरे में देखने लगे। एक एक करके लाइटें जलने लगीं। जो बल्ब इस्तेमाल किए गए थे वे स्पष्ट रूप से विशेष थे क्योंकि वे पानी की सतह से लगभग 2 मीटर ऊपर झील को रोशन कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, रेस्तरां के चारों ओर कई लाइटें थीं जो पानी से अंधेरे को रोशन कर रही थीं। पानी खुद साफ था। तो जैसे जैसे रंग बिरंगी रोशनी चमकी, विवान ने देखा कि विभिन्न प्रकार की मछलियां रोशनी की ओर तैरने लगीं। आकर्षक होने के अलावा ये स्पष्ट था कि बल्बों से उत्पन्न गर्मी मछलियों को आकर्षित कर रही थी। विवान ने कभी नहीं सोचा था कि इस उथली झील में इतनी सारी मछलियों की प्रजातियां होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये मछलियां मुख्य रूप से सजावट के लिए उपयोग की जाती थीं। ये मछलियां सभी रेस्तरां के मालिक द्वारा यहाँ लाई गई थीं। उसे मछलियां बहुत पसंद हैं। इसलिए जब उसने यहाँ एक रेस्तरां बनाया तो उसने यहाँ कुछ और मछलियां जोड़ने का फैसला किया। सान्या ने विवान के कंधे पर सिर रखकर समझाना शुरू किया। जो मछलियां उसने यहाँ लाई हैं, हालांकि वे सजावटी हैं, वे झील की कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं, जबकि जो मछलियां मछली के टैंकों में पाली जाती हैं, वे नहीं। लेकिन इसके परिणामस्वरूप यहाँ की मछलियां उतनी सुंदर नहीं हैं जितनी कि घर पर रखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी विभिन्न रंगों की रोशनी के नीचे यहाँ की रात की सुंदरता रंगीन है। ज्यादातर जोड़े रात में यहाँ आते हैं ताकि दृश्य का आनंद ले सकें और साथ ही रेस्तरां के व्यंजनों का भी। विवान ने जवाब में सिर हिलाया। उसे भी यहाँ की शांति पसंद आई। और जब वे खूबसूरत दृश्य को देख रहे थे, वे धीमी, भावुक और रोमांटिक संगीत का भी आनंद ले रहे थे। ये वास्तव में जोड़ों के लिए एक जगह थी। लेकिन भले ही ये मछलियां यहाँ लाई गई हों, क्या तुम सुनिश्चित हो कि कोई उन्हें पकड़ने नहीं आएगा? विवान ने पूछा। खैर, यह संभव हो सकता था अगर उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया होता। ये मछलियां झील के केंद्र से दूर नहीं जा सकती क्योंकि वहां एक विभाजन है जो पूरे रेस्तरां को घेरता है। इस तरह अगर कोई शिकारी उन्हें खाने के लिए आता है तो वह उन तक नहीं पहुंच सकता। और अगर कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ सुरक्षा गार्ड हैं। चूंकि दायरा बड़ा नहीं है, जब तक कोई मछली पकड़ने की कोशिश करता है वे उन्हें रोकने से पहले देख सकते हैं। सान्या ने समझाया। दोनों यहाँ रात के 9 बजे तक रहे। उन्होंने कुछ समय के लिए फल खाने के लिए भी लिया और जैसे जैसे तापमान गिरा, उन्होंने एक कप कॉफी भी पी। चलो चलते हैं। मुझे यकीन है कि तुम कल व्यस्त होने वाली हो, है ना? विवान ने पूछा। सान्या ने जवाब में सिर हिलाया और विवान की मदद से खड़ी हो गई। हालांकि वह विवान के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सकी। अगले दिन उसे वापस जाकर परिवार के व्यवसाय में कुछ काम करना था। एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में उसके पास बहुत सारा काम था। वह लगभग 1 महीने से दूर थी और इसलिए उसके पास पहले से ही बहुत सारा काम था जिसे उसे संभालना था। अगर वह दृढ़ नहीं होती तो उसकी माँ उसे आज जाने नहीं देती। जब वे रेस्तरां से बाहर निकले तो उन्होंने उसी नाव का उपयोग किया जो उन्होंने यहाँ आने के लिए की थी। विवान ने नाव को पैदल करना शुरू किया और वे किनारे की ओर बढ़ने लगे। और चूंकि वे पानी में थे, वे अब स्पष्ट रूप से मछलियां देख सकते थे। वे कम से कम कहने के लिए सुंदर थीं। अल्फोंसो हवेली में देखी गई मछलियों की तुलना में ये बहुत बेहतर थीं। जब वे किनारे पर पहुंचे, विवान ने फिर से कार चलाई। मुझे दिशा दिखाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, विवान ने कहा। लेकिन अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूं तो बेहतर होगा। आखिरकार मेरे घर से आने जाने में काफी समय लगेगा, सान्या ने कहा। तुम्हें किस बात की चिंता है? ऐसा नहीं है कि कोई मुझ पर हमला करने वाला है ना? मैं तुम्हारे घर जा सकता हूं और जान सकता हूं कि वह कहाँ है। इस तरह मैं कभी तुम्हारे पास आने का मौका पा सकता हूं, विवान ने कहा। ठीक है, सान्या ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया और विवान को दिशा बताने लगी। लगभग 50 मिनट बाद वे शहर के दिल के पास स्थित उच्च स्तरीय समुदाय में पहुंचे। यहाँ सुरक्षा कड़ी थी। अगर यहाँ के गार्ड सान्या की कार से परिचित नहीं होते तो वे उसे रोक देते। अरे, ये पहली बार है जब मैंने उस युवा लड़की को एक आदमी के साथ लौटते देखा है। सही है, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। क्या वह उसका चचेरा भाई है या कुछ? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने देखा नहीं कि वे कार में कितने करीबी थे? तुम सही हो, वह लड़का निश्चित रूप से भाग्यशाली है।
इतनी सुंदरता और उसका परिवार अमीर है, वह अपनी जिंदगी का आनंद लेने वाला है। अगर मुझे उसकी किस्मत का सिर्फ 10% मिल जाता तो शायद मैं सबसे पुराने कुंवारे का खिताब छोड़ सकता। उसकी किस्मत के बावजूद तुम शादी नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम इतने बदसूरत हो कि सभी लड़कियां हमेशा तुमसे भाग जाती हैं। हालांकि तुम कम से कम एक ऐसी लड़की ढूंढ सकते थे जिसे तुम्हारे चेहरे की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ये तुम्हारे चेहरे से भी बदतर है। क्वोट अलिप्सस डॉट क्वोट। जब विवान और सान्या कार चला रहे थे, उस रात ड्यूटी पर मौजूद 5 गार्ड आपस में बातें करने लगे। वे यहाँ लंबे समय से थे और उन्होंने यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों से परिचित हो गए थे। ये समुदाय मुख्य रूप से उच्च स्तरीय एकल परिवार के विला से भरा हुआ था। यहाँ का माहौल शांति से भरा हुआ था, ये संकेत देता था कि यह अमीर लोगों का क्षेत्र था। विवान देख सकता था कि यहाँ के प्रत्येक विला में अपना खुद का आंगन था, लेकिन जब इसे उसकी सिरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया के बड़े 5 विला से तुलना की गई तो ये एकल परिवार के विला बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। कभी कभी वे कुछ स्पोर्ट्स कारों से मिले जो युवा मालिकों द्वारा चलाई जा रही थी, जो खेलने के लिए जा रहे थे या बस वापस आ रहे थे। थोड़ा गहराई में जाने के बाद वे एक सफ़ेद विला के सामने पहुंचे। इस विला का डिज़ाइन अन्य विला के समान था, लेकिन आंगन की व्यवस्था, रंग और पार्किंग में मौजूद कारों के मामले में भिन्नताएं थीं। इस पारिवारिक विला के सामने विवान ने वहां 3 कारें खड़ी देखीं। कारें स्पोर्ट्स कारें नहीं थीं, बल्कि बस सामान्य कारें थीं जो अमीर लोग आराम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। वहां एक मर्सिडीज मेबैक एस क्लास, एक रेंज रोवर एसवी कामेल और एक रोल्स रॉयस कलिनन थी। इनमें से सभी 3 लोगों के पूरे परिवार को समायोजित कर सकते थे। यहां पहुंचने के बाद विवान ने पार्किंग में अन्य कारों के बगल में अपनी कार पार्क की। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाला था, सान्या ने उसे गले लगा लिया। ये विवान के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह इस तरह प्रतिक्रिया करेगी, और उसे ये भी नहीं पता था कि वह इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रही थी। तभी सान्या की आवाज़ उसके कानों में पहुंची। विवान, आज के लिए धन्यवाद। मैं कह सकती हूँ, यह मेरे 15 साल की उम्र के बाद का सबसे अच्छा दिन है। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विवान ने वादा किया। उसे पता था कि सान्या व्यस्त है, और वह उस प्रकार का आदमी नहीं था जो अपनी लड़की से कहे कि वह काम न करे सिर्फ इसलिए कि वह सोचता था कि वह उसे संभालने के लिए पर्याप्त अमीर है। उसके पास भी अपनी जिंदगी जीने के लिए थी, इसलिए वह उसे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने देगा। कुछ समय बाद सान्या ने उसके गले से बाहर निकलकर दरवाजा खोला। विवान ने उसका अनुसरण किया। वह होटल वापस जाने के लिए एक टैक्सी लेना चाहता था। विवान, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मुझे यकीन है कि मेरे माता पिता घर पर हैं। तुम्हारे लिए उन्हें जानना बुरा नहीं होगा, है ना? सान्या ने सुझाव दिया। सान्या, तुम अंदर क्यों नहीं आती? मुझे यकीन है कि मेरे माता पिता घर पर हैं। तुम्हारे लिए उन्हें जानना बुरा नहीं होगा, है ना? विवान ने सुझाव दिया। विवान ने एक पल इसके बारे में सोचा, फिर उसने मना कर दिया। हालांकि मैं यहाँ पहले से ही हूँ, मुझे नहीं लगता कि यह मिलने का सही समय है। अब 9 बज चुके हैं, 10 के करीब। विवान ने कहा। यह केवल एक कारण नहीं था कि विवान ने मना किया। दूसरा कारण यह था कि वह पहले लिफाफा खोलना चाहता था। अन्यथा उसे नहीं पता था कि अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो उसके पक्ष में न हो तो क्या होगा। सान्या ने सोचा कि विवान की बात में समझदारी है, इसलिए उसने उसे दबाव में डालने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा वे आज ही एक साथ आए थे, परिचय के लिए अभी बहुत समय था। ठीक है, फिर शुभ रात्रि, सान्या ने विवान की ओर देखते हुए कहा। शुभ रात्रि, मेरे बारे में और सपने देखो, विवान ने मजाक में कहा। चले जाओ, सान्या ने नाक भौंकते हुए कहा और उसे हाथ हिलाकर विदा किया। विवान ने सिर हिलाया और चलने लगा। उसने बस कुछ कदम ही उठाए थे कि उसे सान्या की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। हे विवान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम ऐसे ही वापस जा रहे हो, सान्या ने पूछा। हाँ, क्या कोई समस्या है या कुछ है जो मैं भूल गया हूँ? विवान ने उलझन में पूछा। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम टैक्सी लेने से पहले समुदाय से बाहर निकलने का इरादा रखते हो जब यहाँ एक कार है? सान्या ने अपनी चेवी कॉवट की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम हमेशा अपनी कार का उपयोग करती हो, मैं तुम्हें कोई असुविधा नहीं देना चाहता, विवान ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। क्या असुविधा? यहाँ 3 और कारें हैं। इसके अलावा मैं अपनी माँ के साथ भी जा सकती हूँ क्योंकि हम हमेशा एक ही कंपनी में जाते हैं, सान्या ने कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक टैक्सी ले लूंगा। सबसे बुरा यह है कि मैं श्रेयंका को बुला सकता हूँ। मैं तुम्हारी कार नहीं लेना चाहता, इससे तुम्हें घूमने में कठिनाई होगी, विवान ने जवाब दिया। देखकर कि विवान नहीं मान रहा, सान्या ने साइड किया और कहा, अपना ख्याल रखना। विवान ने सिर हिलाया और दूर चला गया।
सान्या ने विवान की आकृति को कोने में गायब होते हुए देखा। वह वहीं खड़ी रही, उस क्षेत्र को देखती रही जहां वह गया था, जबकि वह उस दिन के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रही थी। हालांकि ये पूरा दिन नहीं था, फिर भी उसने इस दिन का आनंद लिया था। वह अपने विचारों में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके पास आ रहा है। जो व्यक्ति उसके पीछे आया और खड़ा हुआ, वह एक ऐसा आदमी था जो लगभग 40 के मध्य में लग रहा था। उसके काले बाल और भूरे रंग की आंखें थीं। उसकी आंखों के कोने से ये पता चलता था कि वह एक अनुभवी व्यक्ति था। वह अंततः एक व्यवसायी था, और व्यापार की दुनिया अप्रत्याशित चीजों से भरी होती है। सान्या, जो अभी भी वर्तमान से दूर थी, ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर थपथपा रहा है। वह डर गई और चौंकते हुए कूद गई। उसके अपहरण की घटनाएं अभी तक खत्म नहीं हुई थीं, और अब वह रात के समय किसी के पीछे से पकड़े जाने या छुए जाने से डर रही थी। तुम क्यों कूद रही हो? तुम घर पर हो फिर भी इतनी डरी हुई हो। क्या किसी ने तुम्हें हाल ही में डरा दिया? उस आदमी ने पूछा। काले बालों वाले आदमी को देखकर सान्या अंततः शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं पापा, बस ये था कि मैं इस समय पीछे किसी के होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। जब तुम दोनों इतनी जोर से बात कर रहे थे और इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि कोई बाहर नहीं आएगा? उस आदमी का नाम ब्रूस था, सान्या का पिता, उसने हंसते हुए पूछा। जब सान्या ने सुना कि उसके पिता ने उसके और विवान के बीच की बातचीत सुनी है, तो वह लाल हो गई। लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह दोनों के बीच के रिश्ते को छिपाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। हालांकि रात थी, चारों ओर रोशनी थी, इसलिए ब्रूस ने अपनी बेटी के चेहरे पर लालिमा देखी। वह जिज्ञासु हो गया। तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो? पापा, ये देखकर कि उसके पिता इस मामले में इतने सीधे थे, सान्या ने शिकायत की। आखिरकार यह उसका पहला रिश्ता था, और हालांकि वह इसे छिपाने वाली नहीं थी, ये बात इतनी खुलकर करना एक और बात थी, खासकर जब वह जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वह उसके पिता थे। क्या तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे? ब्रूस ने फिर से पूछा। उसने उन्हें कार से बाहर निकलते हुए देखा था। जैसे ही कार आई, उसने बाहर आने का फैसला किया और देखा कि सान्या इस समय रात में क्यों वापस आई थी। उसके लिए 8 बजे वापस आना बहुत दुर्लभ था, 9 बजे तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने दरवाजे के किनारे छिपकर उनके बीच की बातचीत सुनी। और एक बात के लिए वह इस बात से प्रभावित था कि विवान सान्या की दिन प्रतिदिन की जिंदगी की परवाह करता था। और हालांकि वह साधारण कपड़े पहने हुए था, ब्रूस ने विवान के चारों ओर एक प्रकार की आभा का पता लगाया जो ये साबित करती थी कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। खैर, हम डेटिंग कर रहे हैं, सान्या ने जवाब दिया। कब से? आखिरकार ये पहली बार है जब मैं तुम्हें किसी लड़के के साथ देख रहा हूं, और जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत परिचित लग रहे हो। ब्रूस ने फिर से पूछा। खैर, हम आज डेटिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले महीने सोमेश्वर शहर में मिले थे जब मैं वहां तान्या के लिए एक कंपनी शुरू करने गई थी, सान्या ने जवाब दिया। आज? और तुम केवल 1 महीने से मिले हो? ब्रूस हैरान था। क्या ये बुरा है? सान्या ने कुछ संदेह के साथ पूछा। बिल्कुल, यहाँ कुछ गलत है, ब्रूस ने कहा। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम दोनों हाल ही में ही मिले हो, या तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? ब्रूस ने सवाल किया। पापा, तुम क्या इशारा कर रहे हो? क्या हमें डेटिंग शुरू करने से पहले 1 महीने से पहले मिलना चाहिए? सान्या ने पूछा। आज तक उसने अपने माता पिता को यह नहीं बताया था कि उसने सोमेश्वर शहर में कुछ कठिनाइयों का सामना किया था। चूंकि विवान ने पहले ही चटर्जी परिवार का ध्यान रखा था, उसने नहीं सोचा कि उसे जॉर्ज को कोई परेशानी देने की जरूरत है। उसने तब उसके साथ बातचीत की थी और पाया था कि वह एक समझदार युवा था। चूंकि चटर्जी परिवार के मुख्य निर्णयों को जॉर्ज पर निर्भर रहना था, सान्या जानती थी कि अगर उसके माता पिता को पता चलता कि चटर्जी परिवार ने उसके अपहरण की व्यवस्था की थी, तो वे चटर्जी परिवार के लिए चीजें कठिन बना देंगे और इस तरह जॉर्ज को कठिनाई होगी। जहां तक हर्ष का सवाल था, उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार भले ही उसने इसके बारे में उन्हें बताया, वे क्या कर सकते थे? हर्ष का परिवार उससे बड़ा था, इसलिए वह केवल अपने माता पिता पर दबाव डालेगी जब वे पहले से ही एक और दबाव में थे। चलो अंदर बात करते हैं, ब्रूस ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि सान्या उसे सच नहीं बताने वाली थी। वह अपनी पत्नी का उपयोग करके उससे जवाब प्राप्त कर सकता था। वह हमेशा से उसकी छोटी उम्र से उसकी बहुत परवाह करता था और केवल उसकी मां ही उसके प्रति अधिक सख्त थी। सान्या अपने पिता के पीछे विला में गई, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कि उसके पिता किस बारे में बात कर रहे थे। क्या वह हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे हैं? सान्या चिंतित हो गई। अगर उसके माता पिता विवान के साथ उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं देते, तो वह क्या करेगी?
मुझे बस उन्हें विवान के बारे में बताना होगा। उसके चरित्र के साथ मुझे यकीन है कि वे हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं होंगे। और अगर बुरा हुआ तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि विवान हमसे ज्यादा अमीर है। सान्या ने अपने आप से सोचा। जब वे विला के लिविंग रूम में पहुंचे, सान्या ने एक महिला को देखा जिसके लाल बाल थे और वह अपने लैपटॉप पर कुछ करने में व्यस्त थी। सान्या ने महिला के पास बैठते हुए मीठी मुस्कान के साथ कहा, माँ, मैं वापस आ गई। क्या तुम थोड़ा व्यवस्थित हो सकती हो? मैं यहाँ कुछ काम में व्यस्त हूँ। उस महिला का नाम कैटलीन था। उसने जो कुछ कर रही थी उसे जारी रखा। माँ, तुम घर पर होते हुए इतनी व्यस्त क्यों हो? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सान्या के दिल को दुख हुआ जब उसने अपनी माँ को व्यस्त देखा। उसकी माँ हमेशा हर दिन कड़ी मेहनत कर रही थी, अपने पिता से भी ज्यादा। वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि परिवार का व्यवसाय पहले से और ऊंचा उठे। जब तुमने सारा काम मुझे और दामिनी पर छोड़ दिया है तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? अगर तुम वहां होती तो शायद मैं इस समय आराम कर पाती। कैटलीन ने जवाब दिया, अरे, आज बहुत सारा काम था। मुझे कल इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? सान्या ने आश्चर्य से पूछा। जब हम कॉस्मेटिक्स की आपूर्ति के बारे में जो सौदा कर रहे थे वह आज सफल हुआ है तो तुम इसके बारे में कैसे जान सकती हो? हम अभी भी अनुबंध, आपूर्ति चैनलों आदि के साथ काम कर रहे हैं। कार्यभार बढ़ गया है। कैटलीन ने जवाब दिया, ये सफल हुआ। हे, मुझे पता था कि माँ इस सौदे को हासिल कर लेगी। सान्या गर्व से बोली, बिल्कुल, लेकिन हमें जो लाभ मिलने वाला है उसे कम करना पड़ा। लेकिन किसी भी मामले में ये सौदा हमें निकट भविष्य में अधिक लाभ देगा। कैटलीन ने जवाब दिया, अरे, तुम हमारी बेटी की आज की उपलब्धि के बारे में क्यों नहीं पूछती? ब्रूस ने लिविंग रूम के पार से कहा। उसने भी कुछ दस्तावेज लिए थे और उन्हें देख रहा था। उपलब्धि? कौन सी उपलब्धि? पहली बार कैटलीन ने लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी आंखें हटाईं और अपने पति की ओर देखा, फिर सान्या की ओर देखा। पापा। सान्या ने अपने पिता को दुखी नजरों से देखा। अब उसे समझ में आया कि उसके पिता ने उसे अंदर आने के लिए क्यों कहा था। ये पता चला कि वह अपनी मां का उपयोग करके विवान के साथ उसके रिश्ते के बारे में अधिक जानना चाहते थे। हालांकि वह खुश नहीं थी, फिर भी वह अपनी मां को बताने से डरती नहीं थी। हालांकि उसकी मां उसके प्रति सख्त थी, वह उसे बहुत प्यार करती थी। हमारी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, ब्रूस ने कहा। साथ ही उसने सुनिश्चित किया कि वह सान्या की ओर न देखे। एक बॉयफ्रेंड? फिर से किस तरह का बॉयफ्रेंड? कैटलीन ने भौहें चिराते हुए पूछा। चलो, एक बॉयफ्रेंड, रोमांटिक टाइप, ब्रूस ने जवाब दिया। उसे पता था कि उसकी पत्नी सोच रही थी कि उसकी बेटी का कोई पुरुष मित्र है या कुछ। ये कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था। सान्या, तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो और तुम कब मिले? कैटलीन ने जल्दी से पूछा। ये समझते हुए कि उसकी मां ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी, सान्या ने फिर भी जवाब दिया, हम पिछले महीने सोमेश्वर शहर में मिले और आज डेटिंग शुरू की। यह अच्छा है। कैटलीन ने राहत की सांस ली। क्या अच्छा है माँ? क्या तुम हमारे रिश्ते को मंजूरी दे रही हो? सान्या ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। नहीं, यह अच्छा है कि तुम हाल ही में मिले हो क्योंकि मैं तुम्हारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही हूँ। सिर्फ एक महीने में मुझे यकीन है कि तुम दोनों के बीच प्यार नहीं विकसित हुआ होगा। कैटलीन ने जवाब दिया। क्या अच्छा है माँ? क्या तुम हमारे रिश्ते को मंजूरी दे रही हो? सान्या ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। नहीं, यह अच्छा है कि तुम हाल ही में मिली हो क्योंकि मैं तुम्हारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही हूँ। सिर्फ एक महीने में मुझे यकीन है कि तुम दोनों के बीच प्यार नहीं विकसित हुआ होगा। कैटलीन ने जवाब दिया। ब्रूस ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए भौहें चिढ़ाईं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सान्या ने पहले ही बोल दिया। क्या माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह इतनी चौंकी हुई थी कि उसकी माँ वास्तव में पहले व्यक्ति होंगी जो उस रिश्ते को अस्वीकार करेगी जो उसने विवान के साथ अभी शुरू किया था। जो बात उसे और भी परेशान कर रही थी वह ये थी कि उसकी माँ ने वास्तव में विवान को देखने से पहले ही असहमत हो गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे और विवान के रिश्ते को मंजूरी नहीं देने वाली। यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं है, लेकिन तुम उस लड़के के साथ नहीं रह सकती। कैटलीन ने गंभीरता से जवाब दिया। तुमने उस लड़के को नहीं देखा और न ही तुम उसके बारे में जानती हो। तो क्यों नहीं बताती कि तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम दोनों एक साथ रहो? ब्रूस ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, यह नहीं है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पास अपने कारण है कि मैं इस पर सहमत नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें मेरे साथ सहन करना होगा। कैटलीन ने जवाब दिया। लेकिन माँ, मैं इस पर सहमत नहीं हो सकती। सान्या चिल्लाई। उसे विवान के लिए गहरी भावनाएं थीं, और हालांकि ये सच था कि वे हाल ही में मिले थे, उसके दिल में जो भावनाएं थीं वे वर्षों से पनपने वाली भावनाओं के समान थीं। भले ही तुम सहमत न हो, तुम्हें उसे उसी तरह से देखना बंद करना होगा।
अगर तुम दोस्ती जारी रख सकती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कैथलीन ने जवाब दिया। हम्फ, सान्या ने नाक भौंकते हुए कहा और ऊपर की ओर दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये स्पष्ट था कि वह इस पर सहमत नहीं हो सकती थी। उसने अभी विवान के साथ अपने प्यार का आनंद नहीं लिया था, लेकिन अब उसकी मां वास्तव में उसे बता रही थी कि उसे इस प्यार को छोड़ना होगा। सान्या को जाते हुए देखकर ब्रूस ने सिर हिलाया और कैथलीन की ओर देखा, उसकी व्याख्या की प्रतीक्षा कर रहा था। जब कैथलीन ने देखा कि उसका पति उसे देख रहा है तो उसने साइड किया और बोली, यह एकमात्र तरीका है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ बातें हैं जो मुझे उसे बतानी है और मैंने तुम्हें भी नहीं बताया क्योंकि मैंने इसे एक रहस्य रखने का वादा किया था। वास्तव में ये सबसे अच्छा है। मुझे यकीन है कि जिस रिश्ते में वह वर्तमान में है वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा जब सच सामने आएगा। इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक वह 20 साल की नहीं हो जाती। उसके 1 महीने बाद मैं उसे बताऊंगी कि उसे क्या करना है, कैथलीन ने समझाया। ब्रूस की भौहें उसकी पत्नी के शब्द सुनकर गहरी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसके शब्दों के पीछे एक बड़ा रहस्य है, लेकिन चूंकि उसने उसे इसके बारे में नहीं बताया, वह जानता था कि अगर वह पूछेगा तो वह उसे नहीं बताएगी। ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ, ब्रूस ने सिर हिलाया। फिर जैसे वह कुछ सोच रहा था, उसने पूछा, उस युवा आदमी आथा के बारे में क्या ये सब उससे संबंधित हो सकता है? आथा एक अलग मामला है जो हमारे लिए हल करना काफी मुश्किल है, लेकिन किसी भी मामले में ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं, कैथलीन ने जवाब देते हुए सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि वह दूर नहीं जाएगा अगर वह देखता है कि सान्या उस युवा आदमी के साथ है, ब्रूस ने कहा, फिर दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित कर लिया। हाँ, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वह लड़का जो सान्या का ध्यान आकर्षित कर रहा है, वह कैसा है? कैथलीन ने जिज्ञासा से पूछा। वह अच्छा है, जैसा कि मैं उसे देखता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि वह कोई साधारण युवा नहीं है अगर वह सान्या को वास्तव में अपने साथ रख सकता है, ब्रूस ने जवाब दिया। कैथलीन ने सिर हिलाया और फिर से लैपटॉप की ओर ध्यान केंद्रित किया और जो वह कर रही थी उसे जारी रखा। हालांकि वह विवान के बारे में जिज्ञासु थी, लेकिन अगर कोई मौका नहीं था तो वह उसे जानने में रुचि नहीं रखती थी। विवान, जो समुदाय से बाहर जा रहा था, को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जिस दिन उसने सान्या के साथ रहने का फैसला किया था, उसकी संभावित सास ने वास्तव में उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अगर उसे पता होता, और अगर उसे पता चलता कि उसकी मां ने वास्तव में उसके किसी लड़की के साथ होने के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो विवान अपनी सास को उनके रिश्ते को मंजूरी देने के लिए भी मना सकता था। कुछ रहस्य जो समय लेंगे। खैर, तुम इंतजार करती रहो जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहें। ये कुछ ऐसा था जो विवान सोचता। जब तक सान्या ने फैसला किया, तब तक उसकी मां भी उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह प्रवेश की ओर शांत कदम बढ़ा रहा था, उसने अपने कुछ पसंदीदा गानों की धुनें गुनगुनाए। चूंकि समुदाय बड़ा था और सान्या का परिवार का विला अंदर था, विवान को प्रवेश तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। जब वह चल रहा था, अचानक उसने देखा कि एक कार नियंत्रण से बाहर लग रही थी। विवान ने माथा सिकोड़ते हुए और किनारे की ओर बढ़ा दिया, लेकिन कार उसके पीछे पीछे आ रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, कार उसके साथ साथ चलती रही। ऐसा लग रहा था कि कार के मालिक को केवल उसे टक्कर मारने का इरादा था। चूंकि कार की गति धीमी नहीं थी, विवान को कई बार बचने का विकल्प नहीं दिया गया। इसलिए जब कार उसके करीब आई और उसे टक्कर मारने वाली थी, विवान ने अपनी अद्भुत प्रतिक्रिया गति का उपयोग करते हुए एक तरफ हट गया और कार को उसके पास से गुजरने दिया। जब उसने कुछ हद तक परिचित फोर्ड जीटी को देखा, विवान ने माथा सिकोड़ लिया। ये कार उस कार के समान लग रही थी जिससे वह पहले करतू शहर में आया था। ये ज्यादा दूर नहीं गई थी जब यह रुक गई। फिर कार का दरवाजा खुला। एक परिचित आकृति कार से बाहर स्टैगर्ड हुई। ये स्पष्ट था कि यह आदमी नशे में था, लेकिन उसने किसी तरह इस क्षेत्र में बिना किसी दुर्घटना में शामिल हुए पहुंचने का प्रबंधन किया था। तू बेवकूफ, क्या तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें नहीं है कि तुम कहां जा रहे हो? उस आदमी ने पूछा। अब विवान को याद आया कि यह आदमी कौन था। ये वास्तव में वही आदमी था जिसने पहले उसे अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी जब उसने करतू शहर में पैदल चलने का फैसला किया था। अंत में इस आदमी ने 100,000 रुपीस का मुआवजा मांगा था। वह वही था जिसने ट्रैफिक लाइट्स की अनदेखी की थी और लगभग किसी और को शामिल कर लिया था। लेकिन अंत में वह इतना बेशर्म था कि उसने पीड़ित से पैसे मांगने की कोशिश की। वह वास्तव में इस मुद्दे को भूल गया था क्योंकि वह अन्य चीजों में व्यस्त था। लेकिन अब जब वह फिर से इस बेवकूफ युवा मास्टर को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे पहले उसके पिता से मिलना होगा।
इस आदमी को और अधिक बकवास करने का इंतजार किए बिना विवान आगे बढ़ा और उसे चेहरे पर घूंसा मारा, उसकी नाक तोड़ दी। जिस युवा मास्टर ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे मारा जाएगा, वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी नाक को पकड़े हुए चिल्लाने लगा, जो पहले से ही खून बहा रही थी। वह दर्द में चिल्लाने लगा और होश में आ गया। विवान ने उस चिल्लाते युवा मास्टर को देखकर नाक भौंकी। हालांकि वह जानता था कि चूंकि यह आदमी यहाँ है, ये भी उसकी समुदाय में होना चाहिए, विवान को परवाह नहीं थी। वह किसी बेकार व्यक्ति को उसे बेवकूफ़ कहने की अनुमति कैसे दे सकता था। चूंकि इस आदमी ने उसे कार से टक्कर मारने की हिम्मत की, विवान ने उसे पीटने का फैसला किया और उसे दिखाया कि कुछ लोग हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। युवा मास्टर ने संघर्ष किया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ और विवान की ओर उंगली उठाए। तू एक साधारण डिलीवरी सर्विस वर्कर, तू इस युवा मास्टर को मारने की हिम्मत करता है। उसने जो कुछ भी कहने की कोशिश की, उससे पहले ही विवान उसके सामने पहुंच गया और उसे फिर से पेट में घूंसा मारा। इस बार वह बिल्कुल भी दयालु नहीं था। बेचारे युवा मास्टर का पीठ कार पर धकेल दिया गया क्योंकि विवान ने जो घूंसा मारा था उसकी ताकत के कारण। उससे पहले कि वह बहुत चिल्ला सके, उसने अपने शर्ट के कॉलर को पकड़ा हुआ महसूस किया। फिर उसे जमीन से खींच लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ों की एक भारी बारिश थी। हालांकि विवान ने पहले उसके चेहरे पर घूंसा मारा था, उसका लक्ष्य केवल नाक थी। लेकिन इस बार उस आदमी के गाल लाल होने लगे और वे सूजने लगे। इसके बाद उस आदमी ने अपने कई दांत खोने शुरू कर दिए। ये वह सजा थी जो विवान ने देने का फैसला किया था। फिर विवान ने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया और फोर्ड जीटी की ओर बढ़ा। फिर अपने पैर से एक ठोकर मारकर कार का बम्पर विकृत कर दिया। तू क्या कर रहा है? तू मेरी कार को तोड़ने की हिम्मत करता है? तू इसे भुगतेगा, युवा मास्टर ने गुस्से में चिल्लाया। उसके गाल अब ऐसे सूजे हुए थे जैसे उसने कुछ सेब भर रखे हों। तू मेरी कार को तोड़ने की हिम्मत करता है, तू इसका पछताएगा। विवान ने उसे अनदेखा किया और तोड़ना जारी रखा, और थोड़ी ही देर में कार कबाड़ के धातु में बदल गई। इस बार युवा मास्टर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार उसने देखा कि एक आदमी ने सिर्फ अपने लातों और ठोकरों से एक कार को नष्ट कर दिया। उसके विचारों में यह अमानवीय था। जोर से चिल्लाने के साथ साथ कार के टूटने की आवाज ने उन गार्डों का ध्यान आकर्षित किया जो अभी भी जो उन्होंने देखा था उसके बारे में बातें कर रहे थे। जब वे दृश्य की ओर दौड़े तो वे जो देखा उससे स्टंट हो गए। कार जो अभी कुछ समय पहले उनके पास से गुजरी थी अब कबाड़ में बदल चुकी थी। युवा मास्टर, जो हमेशा ऊंचा और अभिमानी था, जो उन पर नजरें डालता था, अब जमीन पर था, पहचान में नहीं आ रहा था। खैर, जिसे वे पहचान सकते थे वह केवल उसके कपड़े थे जो उन्होंने उसे पहने हुए देखा था। यहाँ क्या हो रहा है? एक गार्ड ने पूछा। गार्डों को देखकर युवा मास्टर की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उनके पीछे छिप गया, जबकि उसने विवान की ओर इशारा किया। वह आदमी वहां मुझे पीट रहा है और मेरी कार को तोड़ रहा है, उसे पीट दो, उसने चिल्लाया। हालांकि अपने कुछ दांत खोने के कारण उसकी बात काफी बचकानी थी। गार्डों ने युवा मास्टर पर तिरस्कार करने से खुद को रोक नहीं पाया। अन्य समय में वह उनके सामने अभिमानी होता, लेकिन अब जब उसने अपने मुकाबले को पाया, वह वास्तव में डर के मारे सिकुड़ रहा था और उनसे, जिनका वह हमेशा अपमान करता था, सुरक्षा की मांग कर रहा था। रुको, क्या ये वही लड़का नहीं है जो थोड़ी देर पहले युवा लड़की के साथ था? एक गार्ड ने पूछा। ऐसा लगता है कि ऐसा ही है, दूसरे ने जवाब दिया। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? एक और ने पूछा। इससे पहले कि वे आगे की अटकलें लगाते, विवान ने अपना फोन निकाला और श्रेयंका को कॉल किया। नमस्ते बॉस, श्रेयंका ने अभिवादन किया। क्या तुम जीवीएसएल के डिक्सन से संपर्क कर सकती हो ताकि वह तुरंत अपने समुदाय के गेट पर पहुंच जाए? विवान ने पूछा। हाँ बॉस, मैं अभी करूंगी, श्रेयंका ने जवाब दिया और फिर कॉल समाप्त कर दिया। क्या तुम जीवीएसएल के डिक्सन से संपर्क कर सकते हो ताकि वह उसके समुदाय के गेट्स तक पहुंच सके? विवान ने पूछा। हाँ बॉस, मैं अभी करूंगी, श्रेयंका ने जवाब दिया और कॉल खत्म कर दिया। गार्ड्स ने विवान की ओर देखा और कुछ पल के लिए नहीं जानते थे कि क्या करना है। आखिरकार थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उसे सान्या के साथ देखा था, और जिस तरह से वे कार में थे, ये स्पष्ट था कि दोनों के बीच एक असाधारण संबंध था। अब अगर वे विवान पर हमला करने की हिम्मत करते तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते। मेहता परिवार निश्चित रूप से इस युवा मास्टर की तुलना में बड़ा था, इसलिए उन्हें सावधानी से चलना पड़ा और किसी कठिनाई में नहीं पड़ना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विवान फोन कर रहा है तो उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। शायद चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? उसे पीट दो। युवा मास्टर ने देखा कि कोई भी गार्ड आगे नहीं बढ़ रहा है और गुस्से में आ गया।
वह खुद विवान को नहीं पीट सकता था, लेकिन उसे विश्वास था कि 5 गार्ड मिलकर उसे संभाल सकते हैं। युवा मास्टर, आपको थोड़ा शांत होना होगा। यह मामला आसान नहीं है, एक गार्ड ने कहा। क्या आसान नहीं है? उसने मुझे पीटा और मेरी कार को नष्ट कर दिया। क्या तुम नहीं देख सकते? या तुम्हें मेरे चेहरे पर लगे घावों के अलावा किसी और सबूत की जरूरत है? युवा मास्टर ने अपने कांपते हुए अंगूठे से अपनी कार और फिर अपने सूजे हुए चेहरे की ओर इशारा किया। यह मुश्किल है। आखिरकार वह तुम्हें कैसे पीट सकता है जब तुम कार में थे? ये स्पष्ट है कि तुम कार से बाहर आए थे जब उसने तुम्हें पीटना शुरू किया, एक गार्ड ने पलटकर कहा। युवा मास्टर स्टन रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में उससे पूछेंगे कि वह कार से बाहर क्यों आया। वास्तव में उसने विवान को सड़क पर चलते हुए देखा था। उस समय वह बुरा मूड में था, इसलिए उसने उसे कार से टक्कर मारने का फैसला किया। भले ही उसने उसे मार दिया होता, उसे विश्वास था कि उसके पिता, जो जीवीएसएल के सहायक प्रबंधक थे, पुलिस के मामले में भी उसे संभाल लेंगे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस हद तक पीटा जाएगा। जब वह सोच रहा था कि क्या करना है, तो उसे एक विचार आया और उसने अपने पिता को कॉल करने का फैसला किया। हालांकि ये गार्ड कभी कभी उसकी बात मानते थे, लेकिन कभी कभी वे उसकी निर्देशों का पालन नहीं करते थे। इसलिए अगर उसके पिता यहाँ होते तो उसे विश्वास था कि इस मुद्दे को संभालना कोई समस्या नहीं होगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से फोन निकाला, लेकिन ठीक उसी समय उसने देखा कि एक कार तेजी से समुदाय के अंदर से आ रही है। वर्तमान में वे समुदाय के किनारे के करीब थे। कुछ ही समय बाद कार ने दृश्य के पास रुक गई, और जब युवा मास्टर ने कार को देखा तो वह इतना उत्साहित हुआ कि वह वास्तव में उसकी ओर दौड़ पड़ा। यह उसके पिता की कार थी। इसलिए हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता विला से क्यों निकले थे या वे कहीं जा रहे थे, उसने बस सोचा कि वह भाग्यशाली है कि उसके पिता यहाँ हैं। अचानक उसके पिता, जो पजामा पहने हुए थे, कार से बाहर निकले और चारों ओर देखने लगे, पूरी तरह से युवा मास्टर को नजरअंदाज करते हुए जो उसके सामने खड़ा था। पिता, आप किसे देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ, युवा मास्टर ने अपने हाथ को अपने पिता के सामने लहराते हुए कहा, उनकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए। ये कौन सा बेवकूफ है? रास्ते से हटो, तुम मुझे रोक रहे हो। मुझे कुछ महत्वपूर्ण करना है। ऐसा कहते हुए डिक्सन ने युवा मास्टर को एक तरफ धकेल दिया और देखने लगे। जब उन्होंने विवान को देखा तो उनका चेहरा अचानक तना हुआ और वे तेजी से आगे बढ़े। युवा मास्टर, जो जमीन पर था, स्टन रह गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है या क्या करना है। ये देखकर हैरान था कि उसके पिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वास्तव में गार्ड्स के समूह की ओर बढ़ रहे थे। पिता, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे किसी और से गलत समझ रहे हैं, युवा मास्टर ने चिल्लाया। लेकिन उसके गालों के सूजने के कारण उसे चिल्लाते समय मांसपेशियों के खिंचाव के कारण तीव्र दर्द महसूस हुआ। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बस अपने पिता को वापस समझाने के लिए दौड़ने वाला था जब उसे रुकना पड़ा। आखिरकार जो कुछ हुआ उसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। बॉस, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था, डिक्सन ने विवान के सामने गहरी झुककर कहा। चूंकि वह शीर्ष प्रबंधन का हिस्सा था, उसने वास्तव में विवान को देखा था। और आज वह बस बिस्तर पर आराम कर रहा था जब श्रेयंका ने उसे कॉल किया और कहा कि विवान ने उसे समुदाय के प्रवेश द्वार पर आने के लिए कहा। ये जानकर कि श्रेयंका विवान की व्यक्तिगत सहायक है, डिक्सन तुरंत उठकर कार लेकर समुदाय के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। उसे कपड़े पहनने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वह डरता था कि वह किसी महत्वपूर्ण चीज में देरी करेगा। और अब विवान को यहाँ देखकर उसे पता था कि वह सही था कि विवान का इंतजार नहीं किया। लेकिन वह अभी भी खुद से सवाल कर रहा था कि विवान इस समय यहाँ क्यों था। इसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ अच्छा है क्योंकि यह गार्ड से संबंधित था। और यहाँ एक बर्बाद कार भी थी। खैर, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वह आदमी कौन है ना? विवान ने युवा मास्टर की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो अभी भी जमीन पर बैठा था, हैरान। वह अकेला नहीं था, क्योंकि गार्ड्स भी स्थिति को देखकर हैरान थे। वे डिक्सन को कैसे नहीं जानते? वह जीवीएसएल का सहायक प्रबंधक था, जो हाल ही में तेजी से विकसित हो रहा था। और वे उसे हमेशा गेट्स के पास गरिमा के साथ चलते हुए देखने के आदी थे। लेकिन विवान के सामने वह एक छोटे बच्चे की तरह आज्ञाकारी था जो अपने माता पिता से मिला हो। और उसने वास्तव में विवान को बॉस कहा। क्या इसका मतलब ये था कि विवान वास्तव में उसका बॉस था, जीवीएसएल का असली मालिक? अगर ऐसा है तो उन्होंने बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर उन्होंने विवान पर बिना सोचे समझे हमला किया होता तो वे बड़े संकट में पड़ जाते। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह सान्या के साथ इतना घनिष्ठ था। ये पता चला कि वह एक बड़ा आदमी था। खैर, यह अपेक्षित था। सान्या एक प्रमुख परिवार की युवा बेटी थी और वह इतनी उत्कृष्ट थी। तो
कोई साधारण व्यक्ति उसकी स्नेह का पात्र कैसे हो सकता था? गार्ड्स के मन में कई विचार चल रहे थे क्योंकि वे इस दृश्य को किनारे से देख रहे थे, किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जानता। डिक्सन ने कुछ समय तक अपने बेटे को देखा, लेकिन अंत में वह इस व्यक्ति को पहचान नहीं सका जिसका सिर एक सूअर के जैसा था। ओह, क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? क्योंकि उस आदमी ने मुझे बताया कि वह 2 हफ्ते पहले आपका बेटा है। विवान ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। क्या इसका मतलब ये था कि युवा मास्टर बड़ाई कर रहा था या? डिक्सन बस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा। डिक्सन चौंक गया। इसी समय उसे याद आया कि युवा आदमी का शरीर उसके बेटे के समान था। इसके अलावा जो शर्ट उसने आज रात पहनी थी वह वही थी जो उसने हाल ही में उसे खरीदी थी। और इस आदमी की आवाज वास्तव में उसके बेटे की आवाज से मेल खाती थी। वह पहले इतनी जल्दी में था कि उसने इस तथ्य की अनदेखी की। फिर उसने उस बर्बाद कार की ओर देखा जिसमें कुछ आकार थे जो एक कार के शरीर का प्रतिनिधित्व करते थे। कार का पंजीकरण नंबर वास्तव में उसके बेटे का था। इस बिंदु पर डिक्सन का दिल तेजी से धड़कने लगा, ये सोचते हुए कि यहाँ क्या हुआ। और विवान के चेहरे के भाव से ये स्पष्ट था कि वह नाराज था। पिता, यह मैं हूँ। युवा मास्टर अंततः जमीन से उठकर अपने पिता के पास दौड़ा। फिर उसने विवान की ओर इशारा करते हुए कहा, पिता, वह आदमी वहां मुझे पीट दिया और मेरी कार को नष्ट कर दिया। और ये गार्ड्स यहाँ मुझे पकड़ने और उसे पीटने से मना कर रहे हैं। जब डिक्सन ने सुना कि उसके बेटे को पीटा गया है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह गुस्से में उबल पड़ा। संयोग से गुस्सा उस पर नहीं था जिसने उसके बेटे को पीटा था, बल्कि यह उसके बेटे पर था। उसने अपने बेटे के मोटे चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से में पूछा, तुमने इस बार क्या किया? युवा मास्टर भ्रमित था। वह अकेला नहीं था, क्योंकि गार्ड्स भी ये देखकर हैरान थे कि डिक्सन ने अपने बेटे को क्यों दोषी ठहराया। पिता, आपने मुझे क्यों मारा? उसकी आंखों में आंसू भर आए। युवा मास्टर ने सवाल किया, तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? वास्तव में ये तुम्हारे लिए पर्याप्त सजा नहीं है, डिक्सन ने गरजते हुए कहा और फिर अपने बेटे को निर्दयता से पीटने लगा। युवा मास्टर लगातार चिल्ला रहा था। वह पहले ही विवान द्वारा पीटा गया था और उसके चेहरे पर चोटें थीं। और अब उसके पिता ने वास्तव में उसे पीटने की पहल की। और वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था क्योंकि वह उसे बिना सोचे समझे पीट रहा था। एक पूरे मिनट तक अपने बेटे को पीटने के बाद डिक्सन ने विवान की ओर देखा। उसने फिर से झुककर कहा, बॉस, मेरे बेटे ने गलती की है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे क्योंकि मैं उसे सही तरीके से अनुशासित करने में असफल रहा। विवान ने डिक्सन की ओर देखा। ये डिक्सन वास्तव में एक मेहनती व्यक्ति था और विवान ने खुद इसे देखा था। लेकिन फिर भी उसे दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। उसका बेटा कंपनी के नाम का उपयोग करके दूसरों को परेशान कर रहा था। यह अपने आप में कंपनी की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा था। आप अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं आपको बर्खास्त नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं आपको सहायक प्रबंधक के एक स्तर नीचे पदोन्नत कर दूंगा। आप कल ट्रेसी से इस बारे में बात करेंगे। फिर आप मेहनत करके अपनी स्थिति पर वापस जाने का एक मौका पा सकते हैं। विवान ने कहा, धन्यवाद बॉस। डिक्सन ने राहत की सांस ली। वह भाग्यशाली था कि उसे बर्खास्त नहीं किया गया। पदोन्नति के बारे में उसे लगा कि यह उसकी विफलता के लिए एक अच्छा दंड है। और उसके बेटे ने जो किया उसके बारे में उसे बाद में पूछना होगा। जब सब कुछ सुलझ गया, विवान ने जाने का फैसला किया। उसे चलते हुए देखकर डिक्सन ने कहा, बॉस, क्यों न आप मेरी कार का उपयोग करें? ठीक है। विवान ने इनकार नहीं किया। वह डिक्सन की कार में बैठ गया और गार्ड्स और युवा मास्टर की हैरान निगाहों के बीच चला गया। विवान ने कार्डिनल सुप्रीम होटल की ओर वापस ड्राइव किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला जो कुछ समय से विलंबित था। आपने 500 रुपीस करोड़ कमाए हैं। गुणक लागू किया गया। आप 50,000 रुपीस करोड़ प्राप्त करते हैं। पहला आय। इनाम के रूप में आपको अपनी पसंद का एक कौशल चुनने का एक मौका मिलता है। और जैसे ही विवान होटल में प्रवेश कर रहा था, उसे अपनी जेब में फोन वाइब्रेट करते हुए महसूस हुआ। तुरंत उसे पता चला कि उसे बैंक से एक संदेश मिला है जिसमें बताया गया है कि उसे पैसे मिल गए हैं। लेकिन विवान के लिए थोड़ी चिंता की बात यह थी कि भुगतान में बहुत देर हो गई थी। क्या ये सिर्फ 50 रुपीस करोड़ ट्रांसफर करने का मामला नहीं था? उस गंजे आदमी को ट्रांसफर पूरा करने में इतना समय क्यों लगा? रिंग टिल्ड रिंग टिल्ड रिंग टिल्ड। उसका फोन बजा। कॉलर जोनाथन था। हे, क्या चल रहा है? विवान ने कॉल रिसीव किया और सामान्य तरीके से पूछा, क्या मतलब क्या चल रहा है? क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिलाने में मदद की?
जोनाथन ने नाखुशी से कहा। तुमने कुछ घंटों की देरी की, इसलिए मैं इसके लिए धन्यवाद नहीं कहने वाला, विवान ने शांति से जवाब दिया। तुम, हंफ, देखो अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं, जोनाथन ने कहा। कौन सी मदद? तुम बस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, विवान ने जवाब दिया। कौन सी जिम्मेदारी? जोनाथन ने दिखावा किया कि उसे नहीं पता कि विवान किस बारे में बात कर रहा है। चिंता मत करो, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, विवान ने कहा। क्या बकवास है, चाहे जो भी हो, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं निश्चित रूप से तुमसे मजबूत रहूंगा, जोनाथन ने कहा। मैंने कभी लड़ाई की बात नहीं की, मैंने बस कहा कि मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने वाला हूं जो तुम भूल गए, विवान ने निस्संकोच कहा। तुम, जोनाथन फिर से शब्दहीन रह गया। अंत में वह कुछ नहीं कह सका और कॉल काट दिया। कॉल करने का कारण यह था कि वह ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या विवान ने पैसे प्राप्त किए हैं। चूंकि विवान ने देरी की शिकायत की, ये पहले से ही स्पष्ट था कि उसने अपने पैसे प्राप्त कर लिए हैं। विवान ने निराशा से सिर हिलाया और स्वीट में प्रवेश किया। उसने पाया कि श्रेयंका वहां थी और वह वर्तमान में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। विवान को आते देख श्रेयंका उठी और उसका स्वागत किया। मास्टर, क्या मैं आपके लिए खाना ऑर्डर करूं या आपके लिए कुछ तैयार करूं? श्रेयंका ने विचारशीलता से पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही खा लिया, विवान ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। उसने सान्या के साथ रहते हुए पहले ही खा लिया था, इसलिए उसे श्रेयंका को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने जो काम तुम्हारे लिए छोड़ा था वह कैसे चल रहा है? विवान ने पूछा। उन्होंने बिना किसी समस्या के सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, उन्होंने कहा कि वे काम शुरू करने के लिए तैयार हैं, श्रेयंका ने जवाब दिया। तो यह अच्छा है, तुम्हें ट्रेसी और आयुष के साथ मिलकर उन्हें विशेष कार्यों के लिए नियुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके मांसपेशियों की आवश्यकता है, विवान ने कहा और निर्देश दिया। हाँ मास्टर, श्रेयंका ने फिर से सिर हिलाया। विवान फिर अपने कमरे में गया। उसने जो पहला काम किया वह शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की तैयारी करना था, जैसा कि उसने वादा किया था। अभी भी 220 से अधिक लोग थे जिन्हें समाधान प्राप्त करना था। इसके अलावा विवान कुछ समाधान सान्या के लिए भी तैयार करना चाहता था, और यदि संभव हो तो शायद उसके परिवार को भी इसका लाभ मिल सके। चूंकि वह बड़े पैमाने पर काम कर रहा था, उसे 200 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त समाधान तैयार करने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि छोटे कांच की बोतलों की संख्या थोड़ी कम थी। अंत में विवान केवल समाधान को बीकर में स्टोर करने के लिए मजबूर हुआ। वह इस समय छोटे बोतलें खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसे अगले दिन तक के लिए इंतजार करना पड़ा। अब जब ये काम हो गया, विवान ने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वह इस समय करना चाहता था। उसने लिफाफा खोला ताकि वह अंदर छिपे रहस्यों को देख सके। विवान ने उस लिफाफे को निकाला जो उसके बिस्तर के पास के कैबिनेट में था। लिफाफे को देखते हुए विवान ने गहरी सांस ली। फिर अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसने लिफाफे पर सील खोली और उसके अंदर जो था उसे बाहर निकाला। वहां 6 A4 पेपर की शीट थीं, और इन पेपर के बीच में एक और छोटा लिफाफा था। हालांकि जिज्ञासु था, विवान ने फिर भी उसे एक तरफ रख दिया ताकि वह लिफाफे से निकाले गए दस्तावेजों की सामग्री पढ़ सके। 2 A4 पेपर की शीट पर लिखे शब्द प्रिंटेड नहीं थे बल्कि हस्तलिखित थे, और विवान अपनी मां की लिखावट को पहचान सकता था, हालांकि वह 4 साल पहले गुजर गई थी। फिर विवान ने पत्र की सामग्री पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, अब जब तुम इसे पढ़ रहे हो, मुझे यकीन है कि मेरे साथ कुछ हो गया है। खैर, मैं आशा करती हूं कि तुमने मेरे जाने के कारण अपने आप को नहीं छोड़ा होगा। मुझे पता है कि तुम एक दृढ़ व्यक्ति हो और इतनी सरलता से मेरी कमी से अपनी इच्छाशक्ति नहीं खोगे। आखिरकार जीवन और मृत्यु जीवन के कुछ चरण हैं जिनसे हर इंसान को गुजरना पड़ता है। फिर भी मैं बस ये चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। और चूंकि तुमने लिफाफा खोला है, ये स्पष्ट है कि तुम अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने की योजना बना रहे हो। अगर तुम रॉय परिवार में हो तो मैं कह सकती हूं कि तुम्हारे लिए चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। और अगर मैं कुछ कह सकती जो मैं तुम्हें जीवित रहते हुए कहना चाहती थी, तो वह यह है कि तुम्हारे लिए रॉय परिवार से बाहर विकसित होना बेहतर है। हालांकि यह सच है कि वे तुम्हारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं है। और एक मां के रूप में मैं निश्चित रूप से तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे सकती। और अगर तुम पहले ही जा चुके हो तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है अगर तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। किसी भी स्थिति में मैंने तुम्हारे लिए 2 पत्रों के बीच छोटे लिफाफे में कुछ छोड़ा है। मुझे आशा है कि ये तुम्हें अपने लिए एक आधार बनाने में मदद करेगा। अब एक और चीज के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम मेरी उत्पत्ति के बारे में जिज्ञासु हो सकते हो।
आखिरकार इन सभी वर्षों में तुमने केवल मेरा एक नाम नीलिमा जाना, लेकिन तुमने कभी मेरे उपनाम के बारे में नहीं जाना। तो मुझे तुम्हें उन कुछ सच्चाइयों के बारे में बताने दो जो मैं इन सभी वर्षों से तुमसे छिपा रही हूँ। मेरे पूरे नाम नीलिमा जैसदा हैं। मैं जैसदा परिवार का हिस्सा हूँ, जो अजीमा की राजधानी काटू शहर में स्थित एक गुप्त परिवार है। ये समृद्ध है और इसकी कुल संपत्ति सैकड़ों अरबों में है। मैं जैसदा परिवार के प्रमुख के दूसरे बेटे की बेटी हूँ। मेरे पिता को परिवार के प्रमुख का पद विरासत में नहीं मिला और वह केवल मेरे पहले चाचा के दूसरे स्थान पर रह सके, जो मेरे दादा के बाद आए। मेरे पिता की लाइन में हम 4 हैं। हमारे 2 बड़े भाई हैं और मेरे लिए मेरी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम अनिता है। पत्र ने जैसदा परिवार का परिचय देना जारी रखा, और जैसे कि जोनाथन ने उसे बताया था, विवान ने पाया कि जानकारी वही थी। वास्तव में यहाँ की सामग्री जोनाथन द्वारा बताई गई जानकारी से भी गहरी थी। मैंने तुम्हारे पिता धीरेन्द्र से तब मिला जब मैं विश्वविद्यालय में थी। वह अपने सहपाठियों के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे विश्वविद्यालय का दौरा करने आया था और वह अपने अंतिम वर्ष में था जबकि मैं दूसरे वर्ष की छात्रा थी। हमारा संपर्क हुआ और कुछ समय बाद हम प्यार में पड़ गए और एक साथ रहने की योजना बनाई। उसने मुझसे वादा किया कि वह भविष्य में मुझसे शादी करेगा। जब वह स्नातक हुआ तो वह 1 साल के लिए गायब हो गया और केवल तब आया जब मैं अपने अंतिम वर्ष में थी। उसने मुझसे कहा कि वह परिवार के मामलों में व्यस्त था और यही कारण था कि वह मुझसे मिलने नहीं आ सका। हालांकि मैं ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उसे क्या रोक रखा था, मैंने नहीं पूछा क्योंकि वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मुझे बताने वाला है। हम डेटिंग करते रहे और जब मैंने स्नातक किया तो उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इस समय वह पहले से ही मेरे पृष्ठभूमि के बारे में जानता था क्योंकि ये स्कूल में कोई रहस्य नहीं था कि मैं एक प्रमुख पृष्ठभूमि से हूँ। मैंने एक बार उसे बताया था कि मेरे परिवार द्वारा उसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन होगा क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि अलग थी। लेकिन वह इतना दृढ़ था कि उसने इस तथ्य की अनदेखी की कि जैसदा परिवार के सामने भले ही वह मुझसे शादी करने के लिए दृढ़ था, वह तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि वे उसे समाप्त करने का निर्णय न लें। जब मैंने स्नातक किया तो जब मैं घर वापस गई तो मेरे एक चाचा और मेरे भाई ने मिलकर मुझे किसी और से शादी करने का रास्ता खोजने की कोशिश की। मेरी बहन अनिता ने पहले ही एक अच्छे पृष्ठभूमि वाले आदमी को ढूंढ लिया था और उसे परिवार में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन मेरे लिए चीजें अलग थीं। वे धीरेन्द्र को उसकी पृष्ठभूमि के कारण स्वीकार नहीं करेंगे और न ही मैं उस व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमत होती जिसे उन्होंने मेरे लिए व्यवस्थित किया था। अंत में मेरे पास जो एकमात्र समाधान था वह था घर से भाग जाना और धीरेन्द्र के साथ रहना। मैंने अपनी बहन अनिता की मदद से अपने निशान छिपाने का ध्यान रखा। धीरेन्द्र ने मेरा स्वागत किया और मुझसे अच्छा व्यवहार किया। मैं शादी से पहले गर्भवती हो गई। जब मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि वह इस बारे में मेरे परिवार से बात करना चाहता है। और जब उसने सुना कि मैंने वास्तव में उसके साथ रहने के लिए घर से भाग गई थी तो किसी कारण से मैंने पाया कि वह मुझसे ठंडा व्यवहार करने लगा। वह प्यार जो उसने हमेशा मुझ पर बरसाया था लगभग गायब हो गया। ये भी बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 पत्नियां थीं। और जब उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी नहीं करने वाला है तो मेरे दिल में बम फट गया। लेकिन क्योंकि उसने मुझे गर्भवती किया था, वह मुझे एक प्रेमिका के रूप में स्वीकार करेगा। हालांकि मेरा दिल टूट गया क्योंकि मैं उस नीच से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे मेरे घर पर मेरे लिए व्यवस्थित किया गया था। मेरे पास धीरेन्द्र के साथ उसकी प्रेमिका के रूप में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और तुम्हारी जन्म के बाद मुझे परिवार में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरेन्द्र की दोनों पत्नियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। अंत में उन्होंने मुझे बहुत दुखी किया, खासकर जब मैंने तुम्हें जन्म दिया। फिर जो चीज़ ने मुझे बहुत दर्द दिया वह ये थी कि जब मैंने पाया कि धीरेन्द्र ने मुझसे शादी करने की योजना बनाई थी क्योंकि वह केवल जैसदा परिवार के साथ संबंध बनाना चाहता था। लेकिन चूंकि मैं भाग गई थी, मैं बेकार थी, इसलिए मुझे फेंक दिया गया क्योंकि मैं अब महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन चूंकि मैं भाग गई थी, मैं बेकार थी, इसलिए मुझे फेंक दिया गया क्योंकि मैं अब महत्वपूर्ण नहीं थी। ये वह कारण था कि आप कभी कभी मुझे रोते हुए पाते थे। मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं इतनी नाइव थी कि सोचती थी कि शायद वह अपना मन बदल लेगा और मुझसे बेहतर व्यवहार करना शुरू कर देगा। इसका परिणाम यह है कि आप वर्तमान में लिफाफे की सामग्री पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं अब आपके लिए वहां नहीं हूं। और इसी कारण से मुझे पता है कि मैंने आपको असफल किया है। और हालांकि मेरे दिल में कई ग्रीवेंसेस हैं, बिना किसी क्षमता के मुझे डर है कि आप धीरेन्द्र से उस चीज का बदला नहीं ले सकते जो उसने मेरे साथ किया। और हालांकि आपकी ताकत बढ़नी चाहिए जब तक आप मेरे द्वारा आपके लिए छोड़ी गई चीज़ों का उपयोग करते हैं। यह शायद 1 दशक लग सकता है जब तक आप रॉय परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
तो भले ही आपके दिल में गुस्सा, नफरत और दुख भरा हो, मैं आशा करती हूं कि आप अपना मानसिक संतुलन न खोएं और कमजोर होने पर रॉय परिवार पर हमला करने जैसी आवेगपूर्ण कार्रवाई न करें। पहले मजबूत बने, फिर आप ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर इसे एक तरफ रखते हैं। मुझे आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना है जो छिपी हुई हैं। हमारे इस दुनिया के कुछ रहस्य। लिफाफे के अंदर मैंने आपके लिए 2 अन्य चीज़ें छोड़ी हैं। आपके पास आपकी यादों का एक हिस्सा है जो सील किया गया है। आपको उन्हें अनलॉक करने के लिए लिफाफे के अंदर की गोलियां उपयोग करनी होंगी। जहां तक परिणाम का सवाल है, ये एक चीज़ है जिसे मैं चाहती थी कि आप अपने दिल की आवाज़ के अनुसार अनुसरण करें। यही कारण है कि आपको लिफाफा खोलना चाहिए था अगर आपने कभी अपने परिवार की शुरुआत करने का सोचा हो। आपकी सील की गई यादों में आपके जीवन का एक अच्छा हिस्सा शामिल है जो निश्चित रूप से आपके साथी के चुनाव को प्रभावित करेगा। इसलिए मैं आशा करती हूं कि आप अभी तक प्यार में नहीं पड़े हैं या आप किसी के बच्चे का दिल तोड़ने वाले नहीं हैं। जितना अधिक विवान ने अपनी मां द्वारा छोड़े गए पत्र को पढ़ा, उतना ही उसका दिल धड़कने लगा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी यादों का सील होना जैसी कोई चीज हो सकती है। यह उसकी समझ से परे था। क्या इस दुनिया में छिपे रहस्य हो सकते हैं जिनके बारे में वह वास्तव में नहीं जानता था? खैर, ये सच था कि वह कई रहस्यों के बारे में नहीं जानता था। लेकिन क्या यहाँ कई अलौकिक रहस्य हो सकते हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं? हालांकि वह इस तथ्य के कारण शांत था कि सिस्टम का अस्तित्व एक अलौकिक घटना में से एक है, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि और भी चीजें मौजूद होंगी। इसके अलावा उसकी मां को इसके बारे में पता था। विवान यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या पूरा जेसदा परिवार अलौकिक रहस्यों के अस्तित्व के बारे में जानता था। अगर ऐसा है तो जोनाथन ने यह उससे क्यों छिपाया? किसी भी स्थिति में विवान ने पत्र पढ़ना जारी रखा। जहां तक आपकी यादों की सामग्री का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है क्योंकि आप ये जानने में सक्षम होंगे कि आपने क्या खोया है। जब आप वह सब कुछ खोज लेंगे जो आपने खोया है, तो मैं आशा करती हूं कि आप अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। लेकिन पहले से एक जानकारी, आपकी यादों में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानेंगे जिसे आपको केवल तब खोजना है जब आप विश्वास करते हैं कि आपके पास कुछ क्षमता है। वह व्यक्ति वह है जिसे मैं रॉय परिवार में रहने के दौरान जानती थी। वह क्रिस्टल सिटी आती थी। जहां तक कारण का सवाल है, उसने हमेशा कहा कि यह व्यापार से संबंधित है। जहां तक उस रहस्य का सवाल है जिसे मैं छिपा रही हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आपको उजागर कर सकती हूं क्योंकि मैं आपके लिए चिंतित हूं। जिस क्षण आप इसके बारे में जानेंगे, आप सामान्य शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकेंगे। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपकी यादों का सील होना मुझसे संबंधित है। और इसका कारण ये है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और मेरे मामलों में शामिल हो। लेकिन अब जब मैं चली गई हूं, भले ही आप अपनी यादें वापस पा लें, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपना ख्याल रखें मेरे बेटे। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है जो अंधेरे में छिपी हुई हैं। और ये रहस्य एक पेंडोरा बॉक्स की तरह हैं। जब आप इन्हें खोलते हैं, तो आपको किसी भी चीज की उम्मीद करनी चाहिए, लाभ या हानि। और इनमें से कोई भी चीज सरल नहीं है। जहां तक जेसदा परिवार का सवाल है, अगर आप किसी से मिलते हैं, तो मैं बस आशा करती हूं कि आप उन्हें ये न बताएं कि आप मेरे बेटे हैं। आखिरकार, परिवार में हर कोई एक और प्रतियोगी का स्वागत नहीं करेगा। खैर, चूंकि मैं अब आपके साथ नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैंने आपको बिना अलविदा कहे छोड़ दिया। मैं केवल इस तरह से आपसे अलविदा कह सकती हूं। अलविदा फिर। मुझे खेद है कि मैंने आपको असफल किया और मैं आशा करती हूं कि आप कठिनाइयों का सामना न करें। अपना ख्याल रखना। यहाँ पर पत्र समाप्त हुआ। विवान की भौहें उठ गईं और उसका मन घूमने लगा। कई विचार उसके मन में लगातार चल रहे थे। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है और न ही उसे पता था कि क्या करना है। लेकिन उसने कुछ सोचा। एंजल, ऐसा क्यों है कि सिस्टम मेरी यादों पर से सील हटाने में मदद नहीं कर सका, भले ही यह मेरे साथ लगभग 2 महीने से है? विवान ने पूछा। खैर, आप बस चारों ओर घूमकर सिस्टम को आपकी अक्षमता के लिए दोष नहीं दे सकते। आपकी अक्षमता से आपका क्या मतलब है? विवान चौंक गया और एंजल के शब्दों के चयन के बारे में कुछ नहीं कह सका। सही है, आप यहाँ पर अक्षमता वाले हैं। आखिरकार, आपने अभी तक सिस्टम को दूसरे स्तर पर अपग्रेड नहीं किया है। अगर आपने ऐसा किया होता, तो सिस्टम बस आपकी यादों से सील हटा देता। विवान हैरान रह गया। फिर उसने पूछा, अगर सिस्टम केवल तब मेरी मदद कर सकता है जब ये दूसरे स्तर पर अपग्रेड हो, तो क्या ये खुद को अक्षमता नहीं कहने वाला है? नहीं, सिस्टम के पास इस समय आपकी यादों पर से सील हटाने की क्षमता है। लेकिन आपको इसे दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने के लिए शर्तें पूरी करनी होंगी। इस तरह आप एक मेहनती व्यक्ति के रूप में अपनी योग्यता साबित करेंगे। इस तरह सिस्टम आपके लिए यह मुफ्त में कर सकता है और कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। विवान,
विवान को उम्मीद नहीं थी कि अंत में सिस्टम उसे परख रहा होगा। उसने गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि वह इस बिंदु तक कई चीजों को खो रहा था क्योंकि सिस्टम का स्तर कम था। मुझे माफ करें, सिस्टम का स्तर कम नहीं है। ये केवल आपकी अधिकारिता का स्तर कम है। यही आप अपग्रेड कर रहे हैं। सिस्टम की अधिकारिता स्तर? क्या आपने पहले कुछ ऐसा नहीं कहा था? सिस्टम अपग्रेड की शर्त? विवान ने अपने आप से सोचा, लेकिन इस तथ्य के कारण कि उसके पास अभी भी अन्य चीजें थीं जिनका ध्यान रखना था, वह केवल विचारों को एक तरफ रख सकता था और जो उसने अभी पढ़ा था उससे निपट सकता था। उसकी यादों का सील होना उसकी मां से संबंधित था। इसका उद्देश्य यह था कि वह किसी और को उस चीज में शामिल नहीं करना चाहती थी जिसका उसने उल्लेख भी नहीं किया। इससे विवान यह बता सकता था कि उसकी मां कुछ और छिपा रही थी। क्या यह संभव है कि वह रॉय परिवार के साथ दूसरे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहती थी? यह असंभव था। फिर क्या ये जेसदा परिवार से संबंधित हो सकता है? ये एक सवाल था जिसका उसके पास इस समय कोई उत्तर नहीं था। फिर वह व्यक्ति कौन था जिसका उल्लेख उसकी मां ने किया? क्या ये संभव है कि उसने उसकी मां के बारे में कुछ जाना? ये सोचते हुए विवान ने छोटे लिफाफे को उठाया और उसे देखा। उसे महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ कार्ड जैसा कुछ है, और इसके अंदर दो और छोटी चीजें भी थीं। सील हटाते हुए विवान ने लिफाफा खोला। अंदर विवान ने पाया कि पहली चीज एक बैंक कार्ड थी, और यह फ्लायर्स बैंक का एक उच्चतम स्तर का कार्ड, एक प्लेटिनम कार्ड था। विवान की भौहें उठ गईं। फिर उसने कार्ड के विवरण को देखा। जो उसे आश्चर्यचकित करता था वह यह था कि यह कार्ड उसके नाम पर पंजीकृत था। लेकिन जो वह नहीं समझ सका वह यह था कि जब उसकी मां का निधन हुआ तब वह केवल 15 वर्ष का था। तो उस खाते को पंजीकृत करने के लिए उपयोग किया गया आईडी कहां से आया? विवान के विचार अभी भी घूम रहे थे जब अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। आपने 1600 रुपीस करोड़ प्राप्त किए हैं। गुणक लागू किया गया। आप 160,000 रुपीस करोड़ प्राप्त करते हैं। क्या आप सभी पैसे को एक ही खाते में ट्रांसफर करना चाहेंगे? विवान का जबड़ा गिर गया। एक और, ये कैसे काम करता है? विवान ने अविश्वास में पूछा। होस्ट, आप शायद एक छोटी याददाश्त वाले व्यक्ति हैं। आपने शायद सिस्टम के आय के विवरण को भूल गए हैं। इसलिए मैं आपको मुफ्त में याद दिलाने में मदद करूंगा। फिर विवान के सामने एक प्रक्षिप्ति प्रकट हुई। यह उस समय की प्रक्षिप्ति थी जब विवान सोमेश्वर सिटी की पीली सड़क पर था। उस अपार्टमेंट के अंदर जो उसने वहां किराए पर लिया था। विवान जो बिस्तर पर बैठा था वह अपने सामने की खाली हवा में देख रहा था। फिर जैसे ही विवान प्रक्षिप्ति के दृश्य से चौंका, कुछ और ने उसके चेहरे को अजीब बना दिया। किसी और के दृष्टिकोण से विवान देख सकता था कि कई सिस्टम प्रॉम्प्ट एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। ऐसा लगता है कि आपको आय की परिभाषा नहीं पता है। मैं इसे आपके लिए परिभाषित कर दूंगा। आय वह है जो भी अंदर आता है। अगर आप चोरी या डकैती से पैसे कमाते हैं तो वह आय है। अगर आप पहले पीटे जाते हैं और फिर आपको भुगतान किया जाता है तो वह भी आय है। दूसरे शब्दों में, जब तक आप कुछ करते हैं और आपको इसके बदले कुछ मिलता है, वह आय मानी जाएगी। बेशक सिस्टम ये सीमित करता है कि कौन सी आय को गुना किया जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति से चोरी करते हैं तो वह गुना नहीं होगा। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो वह भी गुना नहीं होगा। आपको आपकी मां से $1.6 बिलियन मिला है। यह आपकी मां द्वारा छोड़ी गई विरासत से आय है। चूंकि यह अवैध नहीं है और किसी को नुकसान नहीं होगा, इसे गुना किया गया है। विवान स्पष्ट रूप से इन चीजों को याद कर सकता था क्योंकि उसके पास पेशेवर लड़ाई की क्षमता थी। वह उस स्वर को भी याद कर सकता था जिसका एंजल ने उपयोग किया था जब ये सब कह रहा था। और अब वह देख सकता था कि यह वही था जो वहां हुआ था। विवान ने सोचा, क्या यह हो सकता है कि सिस्टम हमेशा जो कुछ भी होता है उसे रिकॉर्ड करता है? नहीं, ये केवल एक अंश है जो सिस्टम ने आपकी यादों से निकाला है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसे न घबराऊं जब तुम स्पष्ट रूप से कह रहे हो कि तुम मेरी यादों तक पहुंच सकते हो और उन्हें बाहर प्रक्षिप्त कर सकते हो। क्या ये बुरा नहीं होगा अगर तुम मेरी रहस्यों को तब प्रकट कर दो जब मेरे दुश्मन आसपास हों? विवान ने ये सुनकर बुरा भला कहा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये प्रक्षिप्ति केवल आपको दिखाई दे सकती है, इसलिए आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके कोई रहस्य उजागर नहीं हुए हैं। कोई रहस्य नहीं उजागर। दो लोगों के बीच कैसे कोई रहस्य हो सकता है? अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई रहस्य है। विवान ने अफसोस किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एलिप्सिस डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखकर कि सिस्टम चुप हो गया है, विवान ने साय किया और उस सवाल का जवाब दिया जो सिस्टम ने पहले पूछा था। बस सब कुछ एक ही खाते में ट्रांसफर कर दो। मैं बड़े नंबरों की श्रृंखला देखने के बाद अन्य ट्रांसफर कर सकता हूं।
विवान ने जवाब दिया और फिर उसने लिफाफे में रखी 2 छोटी चीजें निकाली। विवान ने पाया कि वे वास्तव में गोलियां थीं और वे हरे रंग की थीं। उनके आकार के लिए वे चावल के दाने के आधे आकार की थीं। तो क्या ये वही था जो उसकी मां ने उसे अपनी यादें वापस पाने के लिए उपयोग करने के लिए कहा था? क्या उसे दोनों एक साथ लेने थे या उन्हें अलग अलग समय पर लेना था? लेकिन अपने फोन के वाइब्रेटिंग होने को महसूस करते हुए विवान ने लिफाफा एक तरफ रख दिया। उसे अपने खाते में शून्य की लंबी श्रृंखला देखने का आनंद लेना था। फ्लायर्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में 160 बिलियन रुपीस प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस है 234,716,513,633 रुपीस। विवान थोड़ा उत्साहित हो गया। उसका बैलेंस 200 बिलियन रुपीस के थ्रेशोल्ड को पार कर गया था। अब वह उस स्तर पर था जहां वह जेसेडा परिवार के साथ धन की तुलना कर सकता था। और अगर उन्हें किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उन्हें कुछ के लिए बोली लगानी थी, तो विवान को विश्वास था कि वह बोली जीतने में सक्षम होगा। आखिरकार कौन यह सुनिश्चित कर सकता था कि जेसेडा परिवार इस समय 230 बिलियन रुपीस आसानी से निकाल सकता है? उनके पास बहुत सारे प्रभाव और संपत्तियां थीं, जबकि उसके पास बहुत सारे नकद थे। सिस्टम, मुझे लगता है कि मैंने सिस्टम अपग्रेड के लिए 2 शर्तें पूरी कर ली हैं। मेरा मतलब है, मेरी अधिकार स्तर। विवान ने पूछा, आपने केवल एक शर्त पूरी की है? जैसे ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया, विवान को लगा कि कुछ गलत है। और सच में, उसकी अंतर्दृष्टि सही थी। अगले पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे खून फूंकने के करीब ला दिया। फ्लायर्स बैंक, आपने सफलतापूर्वक 50 बिलियन रुपीस ट्रांसफर किया #@+। आपका वर्तमान बैलेंस है 184,716,513,633 रुपीस। बैंक से आया संदेश यह संकेत था कि 50 बिलियन रुपीस का ट्रांसफर हो चुका था। ये विवान की अपेक्षाओं से पूरी तरह बाहर था। उसने अभी पैसे प्राप्त किए थे लेकिन वे पहले ही खर्च हो गए थे। ये बेतुका था, और सबसे बुरी बात, जिसको पैसे मिले थे उसका उल्लेख नहीं था। इससे विवान को लगा कि उसे बैंक से पूछना होगा कि क्या हो रहा है। कैसे उसके पैसे कहीं और ट्रांसफर हो गए और प्राप्तकर्ता का नाम भी नहीं बताया गया। और हालांकि वह जानता था कि ये सिस्टम की मैकेनिज्म थी, फिर भी उसे किसी को दोष देना था, है ना? सिस्टम, तुमने मेरी 50 बिलियन रुपीस इतनी आसानी से क्यों ले ली? विवान ने शिकायत की। खैर, आपने केवल तब शर्त पूरी की जब पैसे ट्रांसफर हो गए। जैसे ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट गायब हुआ, एक और प्रॉम्प्ट आया। इस प्रॉम्प्ट पर आवश्यकताओं की सूची थी जो पूरी की जानी थी, और उनमें से एक के सामने टिक था, ये दिखाते हुए कि ये पूरा हो गया था। लेकिन विवान ने फिर कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। हालांकि वह अब भी इस बात से दुखी था कि उसके खाते में अब सैकड़ों अरब नहीं थे, फिर भी उसे कुछ अन्य समस्याओं का ध्यान रखना था। सिस्टम, सान्या अब मेरी गर्लफ्रेंड है, और शर्तों के अनुसार मुझे एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी थी जो कि मेरे पास है। तो यह शर्त अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? विवान ने पूछा। वह अब बहुत परेशान था। उसने सोचा था कि सिस्टम केवल चाहता था कि उसके खाते में पैसे हों। कौन सोच सकता था कि यह उसे इस बैलेंस की आवश्यकता थी ताकि वह उसे छीन ले? आपको खुद इसका उत्तर पता होना चाहिए। हालांकि आपने उसके साथ रहने के लिए सहमति दी है, अगर आपकी मां चाहती तो आप किसी अच्छे कारण के साथ उस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। एक और बात यह है कि हालांकि ये सच है कि आप दोनों के बीच विशेष भावनाएं हैं, आपने अपने रिश्ते को ठोस नहीं किया है और आपके बीच ये साबित करने वाली कोई चीज नहीं है कि आप दोनों एक रिश्ते में हैं। विवान एक पल के लिए चुप हो गया। ये सच था, उसने आवेग में सान्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमति दी थी। फिर उसने सोचा था कि वह इस दिन लिफाफा खोल सकता है ताकि वह वास्तव में जान सके कि उसकी मां ने उसे क्या बताया था कि उसे इस रिश्ते में प्रवेश करने से पहले इसे खोलना चाहिए। और सच में, उसने कुछ ऐसा पाया जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसकी यादों में क्या छिपा है, ये देखते हुए कि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी यादों में कोई खालीपन है। जितना भी वह देखता, उसकी मां ने कुछ ऐसा उल्लेख किया था जो उसे किसी और के दिल को तोड़ने के बारे में था। इसका मतलब था कि उसकी मां निश्चित थी कि अगर वह वर्तमान में किसी रिश्ते में था तो वह इसे छोड़ देगा। लेकिन क्या विवान इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला था? उसके दिल में सान्या के लिए एक विशेष भावना थी, और उसे ऐसा कोई ठोस कारण नहीं मिला जो ये संकेत दे कि उसे सान्या को छोड़कर किसी और लड़की के साथ होना चाहिए। तो हालांकि उसके दिल में उस समय एक निश्चित पूर्वानुमान था, वह यह नहीं बता सका कि यह अच्छा पूर्वानुमान था या बुरा। इसलिए वह केवल अपने दांतों को पीसकर गोलियां लेने का निर्णय लेता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसकी मां ने जो कहा था वह सच है। लेकिन उसे गोलियां कैसे लेनी थीं? क्या उसे सभी एक साथ लेनी थी या वास्तव में उन्हें एक समय में एक लेना था? या क्या उसे उन्हें अलग अलग समय पर लेना था? वह अब एक दुविधा में था।
विवान निश्चित नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसे नहीं पता था कि क्या गोली शरीर को मजबूत करने वाली गोली की तरह थी। शायद उसे कुछ करना था ताकि ये प्रभावी हो, या क्या उसे वास्तव में उन्हें एक साथ लेना था। हर एक विकल्प का एक नकारात्मक पक्ष था कि ये प्रभावी नहीं हो सकता। एक बार में 2 लेना ओवरडोज कर सकता था, एक बार में 1 लेना बेकार हो सकता था अगर उसे एक साथ लेना था। लंबे समय तक सोचने के बाद वह केवल सिस्टम की मदद के लिए मुड़ा। सिस्टम, मुझे गोलियां कैसे लेनी चाहिए? विवान ने पूछा। ये सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है कि वह आपको इस तरह की स्थिति में क्या करना है ये बताए। आओ, अगर तुम मुझे बताओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? विवान हार मानने को तैयार नहीं था। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद ही निपटाना होगा। और लागत के बारे में, सिस्टम केवल आपको कुछ हासिल करने के बाद ही पुरस्कार दे सकता है। क्या मैंने अभी कुछ हासिल नहीं किया? मैंने पहले ही एक शर्त पूरी कर ली है। क्या ये साबित नहीं करता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ? विवान ने कहा। खैर, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप अभी भी अन्य चीजों को भूल रहे हैं। आपने इस महीने की शुरुआत में ग्लेज होटल लिया था लेकिन आपने इसे देखने के लिए भी नहीं गए। और आपको इसके शुद्ध मूल्य को 6 महीने के अंत तक 100% बढ़ाना है। जब उसे ये याद दिलाया गया, विवान स्टन्ड हो गया। उसने वास्तव में ग्लेज होटल को नजरअंदाज कर दिया था। उसे इसे जीवीएसएल और एंटी ल्यूकेमिया गोलियों के उत्पादन के मुद्दे को निपटाने के बाद देखना था। खैर, मेरे पास अभी भी अन्य चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, इसलिए मुझे इसे बाद में निपटाना होगा। लेकिन मैं अभी भी उन शर्तों को पूरा करने में सक्षम रहूंगा जो तुमने मुझे दी हैं। विवान ने एक बहाना बनाया। हाँ, बास्केटबॉल खेलना और डेट पर जाना। बस चुप रहो। मैंने बास्केटबॉल खेला क्योंकि यह एक कार्य था जिसे मुझे पूरा करना था। मैंने सानिया के साथ डेट पर गया क्योंकि मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत थी। और ये एक शर्त है जो तुमने मेरे लिए निर्धारित की है। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? विवान ने पलटकर कहा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एलिप्सिस डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आओ, तुम पहले ही मुझे बता सकते थे कि मुझे क्या करना है ना? विवान ने आगे कहा। बस एक गोली लो, यही काफी है। बस 5 शब्दों ने तुम्हें कई लंबे पैराग्राफ बोलने पर मजबूर कर दिया। यार, तुम ये पहले ही कर सकते थे, विवान ने शिकायत की। फिर उसने कुछ सोचा। हे, अगर मैं ये गोली लेता हूं तो क्या कोई साइड इफेक्ट होगा? अगर ऐसा है तो मैं बस अपने अधिकार को दूसरे स्तर पर अपग्रेड होने तक इंतजार कर सकता हूं। विवान ने पूछा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि जिसने गोलियां संकुचित की हैं वही है जिसने आपकी यादों को सील किया। विवान। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।